हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने उस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आज की विषय संकल्पना में ध्यान रखिएगा कि आज के जिस एक पहलू के बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और विषय संकल्पना आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए यह सेशन आपको मिलता है जहां पर एक एक बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करते हैं और समझते हैं उस पर्याय को जिसका आधार हमारी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिएगा एक एक क्रम एक एक श्रृंखला की शुरुआत करते हैं जहां पर हम राज्य स्पेशल परीक्षा के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और समझेंगे उस विषय पर्याय का नाम जिसका क्रम हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो क्रम की अगर बात की जाए तो आज के क्रम में जिस एक पर्याय के बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं उसका नाम ध्यान रखिएगा कि राज्य स्पेशल परीक्षा के लिए आप यूपी जीके की इस क्लास में जुड़ चुके हैं। तो आज के संदर्भ के बारे में हम एक एक बिंदुओं के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिएगा विषय संकल्पना में आज के संदर्भ की बात करते हैं और आज के संदर्भ में एक एक प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। लेकिन आप लोग अगर इस सेशन में किसी कारण से विलंब से या किसी देरी के साथ जुड़े हैं तो एक काम जरूर करिएगा कि अपने दोस्तों मित्रों के पास इस सेशन को साझा कर दीजिएगा। उनको बता दीजिएगा कि अब आपकी क्लास चालू हो चुकी है तो आप लोग भी इस सेशन में जुड़ जाएं ताकि रोज की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन को हम लोग क्या कर पाएं, यहां पर चर्चा में एक एक करके देख पाएं। विषय संकल्पना के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। इसी बिंदु के साथ अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं जिसके संदर्भ में हम एक एक बिंदुओं के बारे में देखेंगे और समझेंगे उस पर्याय का नाम जिसका क्रम हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इसी बिंदु के साथ आज के क्लास की चर्चा यहां से करते हैं कि मां बाग देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। यही संकल्पना लेकर के आज के इस विषय की हम यहाँ पे बात करते हैं। चलिएगा क्रम के रूप में एक एक बिंदुओं को देखेंगे, समझेंगे परीक्षा के उस प्रश्नों को जिसका क्रम हमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण देख मिलता है। तो आज के विषय संकल्पना में एक एक बिंदुओं को आधारित करते हुए चर्चा करते हैं एक एक प्रश्नों को। क्रम की अगर बात की जाए तो यहीं से अपने क्लास की शुरुआत करते हैं कि मां बाग देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। इसी संकल्पना के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। मां बाग देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। यही संकल्पना लेकर के अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले बिंदु के साथ अपने क्लास की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन की सफलता का रहस्य एक दिवसीय नहीं, उसके पीछे की कठिनाइयां भी अनगिनत होती हैं। यह बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमारे पास अगर सफलता की बात की जाती है तो सफलता का कोई पर्याय एक दिवसीय खेल नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे चलने वाला लगातार एक परिश्रम, एक आपका क्रम देखने को मिलता है। तो इस चीज को सदैव ध्यान रखिएगा कि सफलता का पर्याय कोई एक दिवसीय खेल नहीं। अगर इसकी बात की जाए तो सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोग अनवरत लगातार परिश्रम करते हैं, तभी जाकर के सफलता हमें प्राप्त होती है। तो इस कारण से खासा ध्यान रखिएगा, कठिनाइयां भी अनगिनत आपको देखने को मिलती है जिस एक रास्ते पर आप चलते हैं। विद्य की जब बात की जाए तो आपका पहला प्रश्न जो आप सबके सम्मुख है कि बताइएगा, अगर हम बाघों के दृष्टिकोण से बात करें तो निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण के क्रम में कौन सा स्थल आपके उत्तर प्रदेश में दिख मिलता है? अमनगढ़, सरिस्का, जिम कार्बेट या फिर आपका पन्ना। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, और हमें लगता है थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। कल का इवेंट आज शायद लाइव हो गया, और कल के इवेंट की जब बात की जाए तो वो लाइव होने की जगह पे आज का इवेंट नहीं लाइव हो पाया। तो एक काम जरूर कर देगा आप लोग कि इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा कर देगा ताकि उनको ये जानकारी हो जाए कि आपकी क्लास पूरी तरीके से चल रही है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई बाधा नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपकी क्लास लाइव है और इस लाइव क्लास में आप लोग जुड़ चुके हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। भूपेंद्र राजपूत, लियो, सुरेश पांडे, आशीष यादव, वेब अभिषेक, और यहीं पर आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो मयंक बंसुरी और साथ ही साथ भूपेंद्र राजपूत। आप सबका हृदय तल से तहे दिल से स्वागत है। बस एक दैनिक कार्य जरूर करिएगा कि अगर आप लोग इस क्लास में जुड़े हैं तो इस क्लास को अपने दोस्तों मित्रों के पास लाइक करते हुए साझा कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस सेशन में जोड़ा जा सके। और इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यूपी जीके से संबंधित जितनी भी क्लासेज होती हैं वो अनवरत तरीके से यहीं पर आपको दिख मिलती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो इस क्रम में यहां पर हम बात करते हैं पहले प्रश्न के साथ। क्या नाम दे रखा है? नाम दे रखा है बाघों के संरक्षण के रूप में। बाघों के संरक्षण की जब बात की जाए तो बाघों के संरक्षण के रूप में क्या नाम हमारी यूपी से सम्मिलित होगा? तो सीधे शब्दों में आप जानते हैं कि हमारे यूपी में बाघों के संरक्षण के लिए जो एक स्थल है उसका नाम है अमनगढ़। एक्चुअली बाघों के संरक्षण की जब बात की जाए तो आज हमारे यूपी में खास करके आपने 3 टाइगर रिजर्व का नाम हृदय से सुना होगा। ये 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम होता है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो हमारे यूपी
यूपी से संबंधित है। ये खास करके आपको दिख मिलता है कहां पर, आपके लखीमपुर खीरी जिले में। तो लखीमपुर खीरी जिले की जब बात की जाए तो वहां पर दुधवा टाइगर रिजर्व हो जाता है। दुधवा के अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां से संबंधित है, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये पीलीभीत जिले का संबंधित है। इवन पीलीभीत के अलावा अगर देखा जाए तो फिर एक नाम आता है किसके रूप में, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के रूप में। आज अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहां से है, तो ये ध्यान रखिएगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वह आपके यूपी के बिजनौर नाम के जिले में देख मिलता है। तो यूपी के बिजनौर नाम के जिले में क्या होता है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपको बेसिक देख मिलता है। वैसे ये 3 टाइगर रिजर्व हमारी यूपी में स्थापित थे, लेकिन एक आपका चौथा अभी हाल फिलहाल में स्थापित किया गया है और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, खास करके आपने नाम सुना होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहां से है, तो यह जरूर ध्यान रखिएगा। आज रानीपुर टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो यह यूपी के चित्रकूट नाम के जिले में देख मिलता है। यूपी का जो चित्रकूट नाम का जिला है वहां से क्या होता है, रानीपुर टाइगर रिजर्व का नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो हमारे यूपी में क्या हो जाता है, कुल मिला के आज 4 टाइगर रिजर्व आपको दिख मिलते हैं। वैसे देश में कितने टाइगर रिजर्व है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, देश में वर्तमान में कुल 54 टाइगर रिजर्व आपको दिख मिलते हैं। कब स्थापित किए गए, तो यह ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा योजना चालू की गई बाघों को बचाने के लिए, जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही खासा आप जानते हैं कि हमारे यहां पर खासा इस बिंदु को शुरू किया गया था 1992 में। अभी आपने सुना होगा 2022 में क्या हुआ है, इस घटना के 50 साल पूरे हो गए। तो 50 साल पूरा होने की दशा में क्या हो गया है, अभी हमारे केंद्र सरकार के द्वारा बाघों की गणना रिपोर्ट जारी की गई थी और बाघों की गणना रिपोर्ट के अनुसार आप भी जानते हैं पूरे देश में 3167 कितने कुल बाघ आपको दिख मिलते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, कुल बाघों की संख्या की जब बात की जाए तो 3167 कुल बाघ आपको दिख मिलते हैं। वैसे बाघों के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा 29 जुलाई की जब बात की जाए तो ये किस लिए फेमस है, ये हमारे यहाँ पर विश्व बाघ दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है ताकि बाघों की संख्या को हम लोग क्या कर पाए, कहीं न कहीं संरक्षित करें और लोगों को इसके बारे में क्या किया जा सके, जागरूक भी किया जा सके। वैसे बाघों के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर आपने नाम सुना होगा इटावा। इटावा की जब बात की जाए तो वहां पर क्या है, बब्बर शेर सफारी पार्क हमारे यहाँ पर देख मिलता है, खास करके जिसको हम क्या बोलते हैं, लायन शेर सफारी पार्क के रूप में भी जानते हैं। तो लायन शेर सफारी पार्क की जब बात की जाए तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, ये आपके इटावा जिले में देखने को मिल जाता है। तो बाघों के संरक्षण के लिए अमनगढ़ का नाम ध्यान रखिएगा। वैसे बाघों से एक चीज और आज आना चाहिए आपको, चीता, क्योंकि हमारे यूपी में चीता नहीं पाया जाता है, इवन पूरे भारत से भी चीता गायब हो गया था। तो पहली बार क्या किया गया है, नामीबिया से आया मेरा दोस्त, ध्यान रखिएगा, नामीबिया की जब बात की जाए तो नामीबिया से क्या किया गया था, पहली बार 8 चीते आपके क्या किए गए थे, लाए गए थे। और कहां पे रखे गए हैं, तो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क आपने सुना होगा। कूनो नेशनल पार्क की जब बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इनको रखा गया था। तो इन चीज को भी ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि नीलम गौर। नीलम गौर की जब बात की जाए तो इनको अंग्रेजी साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। यह यूपी के किस जिले से संबंधित है, थ्योरी क्यों बंद कर दिया है, नहीं बंद किया है, परेशान मत होइए, ठीक है। थ्योरी आपकी चालू होगी, अब उसका सेशन कल से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कल सुबह हमारी कोशिश है कल सुबह 8 बजे एक आपका सेशन आपको मिल जाए। देखिए थ्योरी का सेशन हम बड़ी क्लास इस कारण से नहीं रख रहे हैं क्योंकि अभी बड़े क्लास को एक साथ कंटिन्यू कर दिया जाए तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हमारा मंतव्य है कि 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे जितना आपका सेशन हो पाए तो सुबह 8 बजे आपको दे दिया जाए ताकि आप उसे देखें और पूरे दिन भर उसका एंजॉय करें और शाम को क्या करें, क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करें। तो इस चीज को हम आज से ही चालू कर देंगे, मतलब आज से चालू करने का मतलब कि सुबह आपको 8 बजे एक वीडियो मिल जाएगी। इसी क्रम में क्या होगा, लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। यहां पर हम किसकी बात करें, अंग्रेजी के साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, बेसिक हम देख पा रहे हैं शिवप्रकाश करें 3886 नहीं, अभी नया रिपोर्ट नहीं आया है। बेसिक अगर देखा जाए तो 3186 है क्योंकि आप भी जानते हैं 2967 था जिसमें 200 की वृद्धि हुई थी, ठीक है। आगे की बात करते हैं, यहां पर खासा ध्यान रखिएगा, हम देख पा रहे हैं पूजा वर्मा, रेसर प्रदीप, राज, रतिका यादव, गंगा, सुधीर कुमार, परवीन और अभिषेक सुधीर कुमार, कई सारे लोग जो आपके जुड़े हैं। बस एक काम करिएगा कि आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेगा ताकि उन लोगों को भी क्या किया जा सके, इस क्लास में जोड़ा जा सके जो अभी तक इस क्लास में नहीं जुड़े हैं।
प्रीति जी। यहां पर हम बात करें गौर साहित्य के परिप्रेक्ष्य में। एक्चुअली अभी आपने सुना होगा किसके रूप में, साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार। और साहित्य अकादमी की जब बात की जाए तो उसके परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा। नीलम जी की जब बात की जाए तो नीलम गौर जो है वो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वैसे आप भी जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की जब बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। और अब की बार जो दिया गया था आप भी जानते हैं संजीव जी को। संजीव जी की जब बात की जाए तो इनको किस भाषा के लिए दिया गया था, ये हिंदी भाषा के लिए दिया गया। हिंदी भाषा की जब बात की जाए तो संजीव को दिया गया। और अंग्रेजी भाषा की जब बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा के परिप्रेक्ष्य में क्या दिया गया था आपके, नीलम गौर की जब बात की जाए तो नीलम गौर का नाम ध्यान रखिएगा। नीलम गौर की जब बात की जाए तो नीलम गौर को क्या किया गया, यह पुरस्कार दिया गया। और संयोग से आप कह सकते हो कि दोनों लोगों का संबंध कहां से है, हमारे यूपी से ही संबंधित है। तो दोनों लोग आपके यूपी से संबंधित है। नीलम गौर का नाम ध्यान रखिएगा, जिनको अंग्रेजी भाषा के लिए और हिंदी भाषा के लिए संजीव को। खासा आप भी जानते हैं ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। और इस पुरस्कार की जब बात की जाए तो संविधान में वर्णित जो आपकी 22 भाषाएं हैं उस 22 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके हिंदी के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो अंग्रेजी, जो अंग्रेजी भाषा के बारे में आपने सुना होगा, अंग्रेजी जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा संविधान में नहीं है, लेकिन अंग्रेजी को भी क्या किया जाता है, यहां पर दिया जाता है। इवन अंग्रेजी के अलावा अगर देखा जाए तो एक और नाम ध्यान रखिएगा, राजस्थानी। राजस्थानी भाषा की जब बात की जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, इसको दिया जाता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 22 2 24 भाषाओं के अंतर्गत क्या होता है, इसका नाम देखने को मिल जाता है। सर प्रदीप आपका आंसर नहीं दिए, अरे क्वेश्चन तो पूछिए। यहां पर 22 भाषा के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा खास करके क्या नाम होता है आपके, अंग्रेजी राजस्थानी में भी क्या होता है, इसको दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा। साहित्य की जब बात की जाए तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। और इस परिप्रेक्ष्य में क्या नाम देखते हैं, प्रयागराज से खास करके नीलम गौर का नाम। संजीव को हिंदी में दिया गया, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आगे की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि एक नाम है हिंदी के लिए आपके यही साहित्य अकादमी अवार्ड जो संजीव को दिया गया। अब इनकी जब बात की जाए तो यह यूपी के कहां से समित है। अभी हमने चर्चा किया कि हमारे यहां पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लेखक जो है वो यूपी से समित है। अब दोनों के लेखक की जब बात की जाए तो उनका संबंध कहां से देख मिलता है, ये प्रयागराज से, सुल्तानपुर से, बिजनौर से या फिर आपके आजमगढ़ से। नाम की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। आज हमारे यहां पर साहित्य अकादमी पुरस्कार की जब बात की जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए इन दोनों का नाम प्रमुख रूप से चर्चा में रहता है। और इन दोनों की जब बात की जाए तो इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया। और इस पुरस्कार की जब बात की जाए तो यह पुरस्कार हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। खास अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों का संदर्भ हमें पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। आज बिंदु की जब बात की जाए तो बिंदु के रूप में इनका नाम किससे समित है, तो हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य में, हाँ वही हम कहने वाले थे, क्योंकि इनका थोड़ा सा डिटेल हमें लेना था। अब भैया इतना हमें भी ना याद रहता है, हम लोग भी न्यूज के ही आधार पे क्या करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसा कि हमने बताया कि नीलम को क्या किया गया, आपके हिंदी भाषा के लिए दिया गया। और नीलम की जब बात की जाए तो नीलम कहां से है, नीलम प्रयागराज से संबंधित है। नीलम गौर की जब बात की जाए तो ये प्रयागराज से संबंधित है, ठीक है। और हिंदी की जब बात की जाए तो हिंदी के लिए क्या हो जाते हैं, संजीव कुमार का नाम देख मिलता है। संजीव कुमार की जब बात की जाए तो संजीव कुमार के परिप्रेक्ष्य नाम ध्यान रखिएगा। नीलम की जब बात की जाए तो नीलम की जो रचना, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले थे। नीलम की रचना की जब बात की जाए तो नीलम की जो रचना है वो क्या है, उसको थोड़ा सा बताना चाह रहे थे। तो नीलम की जो रचना है वो खासा ध्यान रखिएगा। इनकी रचना के बारे में अगर देखा जाए अंग्रेजी की परिप्रेक्ष्य में तो खासा ध्यान रखिएगा। अगर इनकी बात की जाए तो इनकी रचना क्या है, अंग्रेजी में। सबसे पहली बात कर लेते हैं यहाँ पर ये कहां से समित है, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। इनका जो संबंध है वो सुल्तानपुर से है, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदी के परिप्रेक्ष्य में साहित्य अकादमी अवार्ड संजीव को जो दिया गया वो आपके सुल्तानपुर जिले से समित है। अब इनका संबंध कहां से है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदी के परिप्रेक्ष्य अगर इनको ये पुरस्कार दिया गया है तो इनकी जो रचना है वो क्या है, संजीव की रचना है मुझे पहचानो। क्या नाम है, मुझे पहचानो। ये जरूर इस नाम को ध्यान रखिएगा, कई बार पुस्तकों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो मुझे पहचानो की जब बात की जाए तो मुझे पहचानो का नाम ध्यान रखिएगा, ये आपके हिंदी के परिप्रेक्ष्य दिया गया। और नीलम जी की जब बात की जाए, नीलम गौर जो आपके कहां से, प्रयागराज से समित है। तो नीलम गौर की जब बात की जाए जिनको अंग्रेजी के लिए दिया गया, तो अंग्रेजी परिक्षेत्र की जब बात की जाए तो इसमें कौन सी रचना है, तो इनकी रचना का जो नाम है वो है रेक्यूम, रेक्यूम इन रागा जानकी। क्या नाम है, रेक्यूम, रेक्यूम इन रागा जानकी। इनकी जब बात की जाए तो ये क्या हो जाती है, इनकी रचना के रूप में देख मिलती है। तो हिंदी और अंग्रेजी के लिए दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। हिंदी के लिए मुझे पहचानो का संदर्भ ध्यान रखिएगा और अंग्रेजी की जब बात की जाए तो नीलम गौर का नाम ध्यान रखिएगा। वैसे बिंदु की बात की जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के परिप्रेक्ष्य एक नाम और ध्यान रखिएगा, ये अकादमी पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं ये 1954 से दिया जाता है। कब से, 1954 की जब बात की जाए तो 1954 से इसको दिया जाता है। कुल मिला के 22 भाषा
और प्लस 2 आपकी अलग भाषा, अर्थात 24 भाषा की जब बात की जाए तो 24 भाषा क्षेत्र में क्या होता है, इस पुरस्कार को दिया जाता है। और इसमें अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए का क्या होता है, पुरस्कार राशि, और साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया जाता है। बेसिक अगर देखा जाए तो खासा जानकी का पहली बार जो ये पुरस्कार दिया गया था वह किसे दिया गया था, तो आपने सुना होगा माखन लाल चतुर्वेदी को। माखन लाल चतुर्वेदी की जब बात की जाए तो माखन लाल चतुर्वेदी का नाम ध्यान रखिएगा, माखन लाल चतुर्वेदी को क्या हुआ था, यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इनकी रचना थी हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी की जब बात की जाए तो हिम तरंगिणी नाम की जो रचना थी वह इनकी रचना के रूप में जानी जाती है। तो पहली बार यह पुरस्कार किसे दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, जो हिम तरंगिणी नाम की रचना से सम्मिलित था। और यहां पर ध्यान रखिएगा, मुझे पहचानों के लिए सुल्तानपुर से क्या नाम होता है, संजीव कुमार का नाम होता है। जबकि नीलम गौर की जब बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा के लिए, और इनकी रचना है रिक्यूम इन रागा जानकी। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, कहां से सम्मिलित है, ये आपके प्रयागराज से संबंधित आपको देखने को मिल जाती है। परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ध्यान रखिएगा यह साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो आपके साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड होता है। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम होता है कि शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित होता है। नाम की जब बात की जाए तो यह नाम होता है कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज या फिर आपके उन्नाव में। बेसिक अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेगा, और इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं आपकी संकल्पनाओं का एकमात्र आधार है, और वह है कि मां तेरे सपने को पसीने के बूंद सा चमकाऊंगा, मां तेरे सपने को पसीने के बूंद सा चमकाऊंगा। अरे तू सपने तो बड़ी देख, तेरा लाडला या फिर तेरी लाडली उसे पूरा करके दिखलाएगा। बिंदु की जब बात की जाए तो यहां पर हम किसकी बात करें, चंद्रशेखर आजाद पार्क। बेसिक आप भी जानते हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क की जब बात की जाए तो कहां से संबंधित होगा, यह आपके प्रयागराज में दिख मिलता है, क्योंकि प्रयागराज के अंतर्गत आपने सुना भी होगा, जब हम अपने प्रयागराज की बात करते हैं तो यहां पर चंद्रशेखर आजाद क्या कर रहे थे, जब अपने मित्रों के साथ मिल रहे थे तो मित्रों के साथ मिलने की दशा में क्या हुआ था, मुखबरी कर दी गई थी। और इसी मुखबरी करने के नाते, मुखबिर के आधार पे आप कह सकते हो कि अंग्रेजों ने क्या किया था, इनको घेर लिया था। और अंग्रेजों ने जब घेर लिया था तो इनके साथ क्या हुआ था, एक बड़ी लंबी लड़ाई इनके द्वारा अंग्रेजों के बीच चली थी। और खासा आप भी जानते हैं कि इस परिपेक्ष में क्या होता है, इन्होंने कहा कि आजाद आजाद है, आजाद ही रहेगा, किसी के बस में नहीं आने वाला। और इस दशा में आप भी जानते हैं कि ये जो पहले अल्फ्रेड पार्क नाम का एक पार्क जाना जाता था, उस पार्क में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए वीरगति को प्राप्त किया। और वीरगति को प्राप्त किया तो इस दशा में अब सरकार के द्वारा इस पार्क को हम लोग क्या नाम देते हैं, आजाद पार्क नाम देते हैं। वैसे आजाद पार्क के अलावा यहां पर एक पार्क और ध्यान रखिएगा, जिसको हम मिंटो पार्क के रूप में भी जानते हैं। मिंटो पार्क की संकल्पना कैसे है, तो यहां पर कैनिन के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि कैनिन ने क्या किया था, रानी घोषणा पत्र की जब बात की जाए तो रानी की घोषणा पत्र को क्या किया था, यहां पे पढ़ा था। वैसे आजाद पार्क के अंतर्गत ही ध्यान रखिएगा एक नाम और आपने सुना होगा, यहां पे देश की पहली, यह जरूर ध्यान रखिएगा, यहां पर देश की पहली क्या की जा रही है, इंटरैक्टिव गैलरी की स्थापना की जा रही है। तो इंटरैक्टिव गैलरी की जब बात की जाए तो इंटरैक्टिव गैलरी का भी नाम ध्यान रखिएगा, यह आपके इसी प्रयागराज में स्थापित किया जा रहा है। इंटरैक्टिव गैलरी की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा, तो इंटरैक्टिव गैलरी का मतलब ऐसा ध्यान रखिएगा कि जहां पर पूरे संग्रहालय को स्थापित किया जा रहा है, और यह पूरी तरीके से जो हमारे आजादी के नायक है उनको आधारित करते हुए क्या होगा, इसकी स्थापना की जाएगी। परिपेक्ष में क्या होगा कि ऑडियो विजुअल माध्यम से लोगों की जानकारी, जो हमारे खास करके शहीद हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सब के बारे में इसमें जानकारी दिया जाएगा। तो ये इंटरैक्टिव पार्क ध्यान रखिएगा। वैसे शहीद चंद्रशेखर की बात की जाए तो इनका मुख्य लोकेशन कहां से है, तो आपने उन्नाव नाम सुना होगा, उन्नाव में बदरका नाम का गांव आपका पड़ता है। तो बताया जाता है कि उन्नाव में इनका पैतृक निवास स्थल है, बदरका नाम का गांव पड़ता है। और इन्हीं परिपेक्ष में आपने सुना होगा उन्नाव में ही क्या होता है, आपको चंद्रशेखर आजाद, क्या नाम होता है, चंद्रशेखर आजाद के नाम से एक आपको पक्षी विहार भी देख मिलता है। तो पक्षी विहार की जब बात की जाए तो ये इसी कारण से, इन्हीं के सम्मान में उन्नाव जिले के अंतर्गत आपका स्थापित किया गया है। वैसे बिंदु की जब बात की जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे चंद्रशेखर आजाद के नाम से ही खास करके आपने नाम सुना होगा, हमारे कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर में क्या है, यूपी का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कृषि विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो कृषि विश्वविद्यालय का संबंध कहां से है, यह आपके कानपुर में पड़ता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो पुनः आ गया कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है,
इस बिंदु की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहां से होता है? नाम के रूप में देखा जाए तो कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज या फिर आपके उन्नाव के रूप में। स्वागत गौर कह रहे हैं सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएं। बाबू बिल्कुल धीरे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं 20 मिनट हो गया और क्वेश्चन कितने हुए? अभी 4 हुए हैं। अब इससे भी ज्यादा धीरे चाहिए जोगी जी, धीरे धीरे यहां पर चलिएगा। शहीद चंद्रशेखर आजाद किसके रूप में? शहीद चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो यह यूपी के किस जिले में आपको मिलता है? अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इतना जरूर करिएगा कि इस चैनल को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा कर दीजिएगा, क्योंकि हम बार बार उस संकल्पना को दोहराते हैं कि आप उस माजी मैन की औलाद हैं जिसने हमसे बार बार कहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बाबू, क्योंकि हम किस्मतों के गुलाम नहीं हैं, हम पूर्णतः हौसलों के दबाव हैं। तो हमारे हौसले बुलंद है और जब तक उस खाकी वर्दी को प्राप्त नहीं कर लेते ना, चैन से बैठने वालों में से नहीं है। यहां पर हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, यह विद्यालय कहां से समित है? तो यहाँ के कानपुर में पड़ता है। कब स्थापित हुआ था? 1974 में इसकी स्थापना करी गई थी। वैसे यूपी के परिप्रेक्ष्य एक नाम और ध्यान रखिएगा, यूपी के अंतर्गत जब हम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी संख्या कितनी होती है? कई बार नंबर पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा हमारे यूपी में कुल 6 कृषि विश्वविद्यालय आपको देखने को मिल जाते हैं। 6 कहां कहां से संबंधित है यह जरूर ध्यान रखिएगा। पहला विद्यालय जो होता है वह आपके कानपुर से संबंधित है। कानपुर में खास करके आपने देखा शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से। तो चंद्रशेखर आजाद की जब बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पे एक कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से संबंधित है। कानपुर के अलावा अगर देखा जाए तो एक आपने नाम सुना होगा मेरठ में। मेरठ की जब बात की जाए तो यहां पर किससे संबंधित होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब बात की जाए तो इनके नाम से ध्यान रखिएगा एक यहां पे क्या होता है विद्यालय आपको दिखता है मेरठ के अंदर। हालांकि मेरठ की जब बात की जाए तो इसके अलावा एक नाम और ध्यान रखिएगा आपके बांदा में। बांदा की जब बात की जाए तो बांदा का नाम ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होता है? बांदा में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रमुख रूप से आपको दिख मिलता है। और बांदा के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पर नाम ध्यान रखिएगा खास करके पुनः क्या होता है? एक आपका नाम होता है आज का जो फैजाबाद है। तो फैजाबाद का नाम आपने सुना होगा जहां पर आचार्य नरेंद्र देव के नाम से। किससे? आचार्य नरेंद्र देव की जब बात की जाए तो आचार्य नरेंद्र देव के नाम से क्या होता है? एक यहां पर खास कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपको देखने को मिल जाता है। इवन इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक विद्यालय और ध्यान रखिएगा जो कई बार आपने सुना होगा हमारे प्रयागराज के अंतर्गत, प्रयागराज नैनी के अंदर, जहां पे आपने सुना होगा किसके बारे में? सैम हिंगिस बॉटम के रूप में। तो सैम हिंगिस बॉटम की जब बात की जाए तो सैम हिंगिस बॉटम नाम का जो एक कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है यह आपके प्रयागराज में पड़ता है। और इसी परिप्रेक्ष्य एक नाम और ध्यान रखिएगा, खास करके आपने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से सुना होगा झांसी के अंदर। और झांसी में यह खासा ध्यान रखिएगा यह केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको दिख मिलता है। तो आज यूपी के अंतर्गत ध्यान रखिएगा ये 4 विद्यालय जो है वो 4 विद्यालय राज्य सरकार के द्वारा स्थापित है। बाकी एक विद्यालय की जब बात की जाए तो एक विद्यालय क्या है? यह आपका डीम्ड विश्वविद्यालय है और एक विद्यालय जो है वो क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो कुल मिलाकर हमारे यूपी में क्या होते हैं? 6 कृषि विश्वविद्यालय देखने मिलते हैं। हालांकि इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा एक आपके कुशीनगर में क्या किया जा रहा है? एक नया कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा ये जो फैजाबाद का कृषि विश्वविद्यालय है उसी फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय का क्या है? यह आपका ब्रांच है। तो कोई नया विद्यालय नहीं है, बल्कि इसकी जब बात की जाए तो यह कहां से संबंधित है? ये जो फैजाबाद वाला कृषि विश्वविद्यालय है उसी की एक ब्रांच के रूप में आपका स्थापित किया जा रहा है। और इसकी जब बात की जाए तो यह कुशीनगर का नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहां तक कोई संशय तो नहीं है। आगे की जब बात की जाए तो आगे के संदर्भ में ध्यान रखिएगा क्या कहा जा रहा है कि शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य यह यूपी के किस जिले में आपको दिख मिलता है? अमरिंदर यादव कह रहे हैं कि सर जी कब से ढूंढ रहे थे, अब सुकून मिल गया। बिल्कुल, हमें जितना सुकून मिला शायद आपको नहीं मिला होगा। और इसी कारण से हम बार बार कहते हैं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब आपकी सारी क्लासेज यहां पर आपको मिलेंगी। इवन आने वाले समय में जितनी भी आपकी संकल्पनाएं होती है वो यहीं पर मिलेंगी। तो इस कारण से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे आपके न जाने कितने भाई बंधु ऐसे हैं जो अभी भी ढूंढ रहे हैं, तो उन तक कम से कम इस क्लास को साझा कर दीजिए। इस क्लास को लाइक करते हुए उन तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि उन बच्चों को भी इस क्लास में उपस्थित कराया जा सके जो अभी किसी कारण से कहीं इधर उधर भटक रहे हैं। तो उनको भी उपस्थित कराने की एक नैतिक जिम्मेदारी आप लीजिए। आप उन तक क्या करिए? इस क्लास को साझा कर दीजिए। इतने सपोर्ट की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं कि आप लोग अगर इस सेशन में जुड़े हैं तो कम से कम आपके पास जो भी एक फेशियल ग्रुप होता है, फेशियल करें, फेसबुक का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, उस पर जरूर साझा कर दीजिए, ताकि उन सारे बच्चों को भी क्या किया जा सके? इस क्लास में उपस्थित किया जा सके, ताकि यूपी जीके का जो एक डर है उसे कहीं ना कहीं निकालने की जो एक हमने संकल्पना, एक बीड़ा हमने उठाई है, उसको हम दूर करा पाए। बेसिक आप लोग
लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि हमारी संकल्पनाओं का एकमात्र चिर आधार है और वह है कि रख हौसला बापू तेरी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। रख हौसला बापू तेरी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा और ये कंधे पर सितारे लगी वर्दी पहन करके पहला सल्यूट तेरे नाम करूंगा। इस जज्बात के साथ हम लोग अपने माता पिता के स्वप्न को साकार करेंगे और झुर्रे वाले चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरने की जो संकल्पना हमने आप सबके साथ शुरू की है उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। परेशान मत होइए, आपके लिए सारी चीजें डेडिकेटेड होंगी। करंट अफेयर का सेशन हमने डिसाइड कर लिया है, अब की बार का जो संडे का सेशन होगा वो करंट के ऊपर आधारित होगा। आप चिंता मत करिए, केवल जुड़िए, तो केवल अपना सहयोग दे दीजिए, अपना प्यार बनाइए। विश्वास मानिएगा, आपके हर एक बिंदुओं को साकार करने के लिए हम यहां पर सदैव तत्पर होंगे। चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी बिहार की जब बात की जाए तो यह कहां से संबंधित होता है, तो यह खासा ध्यान रखिएगा, आज का आपका जो उन्नाव नाम का जिला है, इस उन्नाव नाम के जिले में प्रमुख रूप से होता है। वैसे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में खासा ध्यान रखिएगा पश्चिमी बिहार। आज यूपी के अंतर्गत अगर हम पश्चिमी बिहार की बात करें तो इनकी संकल्पना क्या होती है, तो यह खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में कुल 11 अलग अलग पश्चिमी बिहार आपको दिख मिलते हैं। जहां पे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का जो सबसे पहला पश्चिमी बिहार है उसका नाम ही होता है चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी बिहार। यह आपके उन्नाव जिले में प्रमुख रूप से दिख मिलता है। बाकी हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में खासा ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार। तो आज सबसे बड़े पश्चिमी बिहार की जब बात की जाए तो यह कहां से समित होता है, तो यह ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार आपने कई बार सुना होगा लाख बहुसी पश्चिमी बिहार। तो लाख बहुसी पश्चिमी बिहार की जब बात की जाए तो यह कहां से समित है, तो यह आप जानते हैं हमारे उन्नाव के जिले में, खास करके कन्नौज नाम का जिला। तो कन्नौज नाम के जिले की जब बात की जाए तो उसका संबंध क्या होगा, आपके यूपी का सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार आपके कन्नौज जिले में पड़ता है। जबकि बात आती है कि हमारे यूपी का सबसे छोटा पश्चिमी बिहार, तो आज यूपी का जो सबसे छोटा पश्चिमी बिहार है वह कहां पे पड़ता है, तो यह ध्यान रखिएगा, आपने सेखा पश्चिमी बिहार के बारे में सुना होगा। और सेखा पश्चिमी बिहार की जब बात की जाए तो यह कहां से समित है, तो यह आपके अलीगढ़ के अंतर्गत देख मिलता है। इन 3 पश्चिमी बिहार का जरूर नाम ध्यान रखिएगा, आपके टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आधारित आपसे कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे यूपी का पहला उन्नाव में आजाद चंद्रशेखर आजाद के नाम से है। हमारे यूपी का सबसे बड़ा लाख बहुसी पश्चिमी बिहार और हमारे यूपी का सबसे छोटा है आपका सेखा पश्चिमी बिहार। हालांकि पश्चिमी बिहार से एक नाम और ध्यान रखिएगा, कई बार चर्चा में रहा बखिरा पश्चिमी बिहार। बखिरा पश्चिमी बिहार की जब बात की जाए तो यह कहां पे पड़ता है, तो यह आपके संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। और इसका नाम चर्चा में क्यों था, क्योंकि अभी आपने सुना होगा हमारी यूपी का नवीनतम जो रामसर स्थल है, नवीनतम रामसर स्थल के रूप में क्या किया गया है, इसको चुना गया है। वैसे यूपी की जब बात की जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा धनौरी वेटलैंड का। धनौरी वेटलैंड की जब बात की जाए तो यह कहां से समित है, तो यह आपके गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। और राज्य सरकार के सहयोग से जो हमारे यूपी का पहला कह सकते हो पश्चिमी बिहार, जब हम बात करते हैं सारस को लेकर के, तो यह पूरी तरीके से खासा ध्यान रखिएगा सारस सेंचुरी के रूप में डेवलप किया जाएगा, क्योंकि हमारे यूपी का जो राज्य पक्षी है उसका नाम सारस है। और पहली बार सारस को संरक्षित करने के लिए यह सारस सेंचुरी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। धनौरी वेटलैंड नाम का लोकेशन है, कहां से समित है, तो यह हमारी यूपी के अंदर गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। वैसे एक नाम और ध्यान रखिएगा, कई बार आपने सुना होगा राम सनेही घाट। राम सनेही घाट की जब बात की जाए तो यह कहां पे पड़ता है, तो यह आपको बाराबंकी में देख मिलता है। बाराबंकी वाले जानते होंगे, इसको भी सरकार के द्वारा वेटलैंड के रूप में डेवलप करने की बात चल रही है। आगे की बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से एक शूटिंग रेंज आपका स्थापित किया जा रहा है। लेकिन यह यूपी के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, शूटिंग रेंज आप भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है, ये जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी खास करके निशानेबाजी प्रतियोगिता से जुड़े होते हैं उसमें ढिच्चों 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 तीर लगाते हैं। हालांकि हमारे यहां पर देखा जाए तो शूटिंग रेंज के लिए आपने सदैव सुना होगा। आज हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी के राजधानी लखनऊ में ऐसे कई सारे सेंटर आपके स्थापित हैं। इवन हमारी यूपी का जो मेरठ है, मेरठ में भी खेल नगरी होने के नाते यहां पर ऐसे कई सारे सेंटर आपके स्थापित किए गए हैं। लेकिन इस बिंदु की जब बात की जाए तो शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे यह स्थापित है। कहां से समित होगा, तो यह ध्यान रखिएगा लखनऊ। जैसा कि हमने चर्चा किया कि लखनऊ के अंतर्गत हमारी यूपी का पहला शूटिंग रेंज स्थापित किया गया है। तो शूटिंग रेंज का नाम ध्यान रखिएगा, शूटिंग रेंज का संदर्भ ध्यान रखिएगा, जहां पे क्या होता है, ये जो निशानेबाजी प्रतियोगिता चलती है, कौन सी, जब हम निशानेबाजी प्रतियोगिता की बात करते हैं तो निशानेबाजी नाम की जो प्रतियोगिता चलती है, इस निशानेबाजी प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है, यहां पे लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। हालांकि इस बिंदु की जब बात की जाए तो खासा ध्यान रखिएगा हमारे लखनऊ के अंतर्गत ही आपने सुना होगा कई बार इकाना स्टेडियम भी है।
इकाना स्टेडियम की जब बात की जाए तो इकाना स्टेडियम भी आपको यहीं पर देख मिलता है। और इसी लखनऊ की जब बात की जाए तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर पैरा बैडमिंटन अकादमी भी है। क्या है? पैरा बैडमिंटन अकादमी की जब बात की जाए तो यह भी खासा ध्यान रखिएगा। और यूपी सरकार के ही परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में खासा आपने सुना होगा, यहां पर एक दिव्यांग स्टेडियम भी है। लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में एक आपका दिव्यांग स्टेडियम भी आपको देख मिलता है। तो यह कहां से सम्मिलित है? तो यह भी आपके इसी राजधानी लखनऊ से सम्मिलित होता है। वैसे एक नाम ध्यान रखिएगा यूपी के परिप्रेक्ष्य में, अभी आपने सुना होगा बनारस के बारे में, और बनारस की जब बात की जाए तो सदैव नाम आता है बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी अर्थात ध्यान रखिएगा भगवान शिव आधारित, शिव की जब बात की जाए तो शिव थीम आधारित क्या किया जा रहा है, एक हमारी यूपी का स्टेडियम जो है वो आपके इसी बनारस में स्थापित किया जा रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि चंद्रमा का पूरा आकार होगा, डमरू का गेट होगा, लाइट त्रिशूल जैसी होंगी और बेलपत्ती उसकी दीवारों पर सजाई जाएंगी। तो बिंदु की जब बात की जाए तो यह बनारस का नाम ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी का एक स्टेडियम यहां बनाया जा रहा है। वैसे अमरोहा का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमरोहा में अभी आपने सुना था जब मोहम्मद शमी की बात करते हैं तो मोहम्मद शमी के ही संदर्भ में, मोहम्मद शमी की जब बात की जाए तो मोहम्मद शमी को याद करते हुए अमरोहा के अंतर्गत एक स्टेडियम बनाने की बात चली है। वैसे स्टेडियम से एक नाम याद आना चाहिए, हमारी यूपी के कानपुर का नाम, क्योंकि कानपुर में आपने सुना होगा ग्रीन पार्क स्टेडियम की जब बात की जाए तो ये आपके कानपुर में दिख मिलता है। वैसे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य एक नाम और ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार के सहयोग से हमारी यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। और यह खेल विश्वविद्यालय कहां पे स्थापित हो रहा है? तो यह विद्यालय ध्यान रखिएगा आज का जो आपका मेरठ है, मेरठ की जब बात की जाए तो यहां पे आपने नाम भी सुना होगा किसके रूप में, मेजर ध्यानचंद की जब बात की जाए तो मेजर ध्यानचंद का नाम ध्यान रखिएगा, इनके सम्मान में यहां पर एक विद्यालय आपका स्थापित किया गया है। और बिल्कुल अनुराग मिश्रा जी आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि जब छोड़ दी है सुख कामना, जब छोड़ दी है सुख कामना, आरंभ कर दी है साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। बहुत अच्छी लाइन है, बिल्कुल सत्य आपका कहना है। और इसी कारण से हम बार बार कहते हैं कि आप लोग अगर इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर पहुंचाने की कोशिश करेगा, उन्हें जोड़ने की कोशिश करेगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और अन्य दोस्तों मित्रों को भी इससे कनेक्ट कराने की कोशिश करेगा। बाकी हम आपके साथ तब भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं, चाहे हम अकेले होंगे, चाहे हजारों का बेड़ा होगा, लेकिन आपके पर्याय के लिए, आपके परीक्षा के लिए जितना बन पड़ेगा, चाहे वो शून्य से लेकर के अर्श तक की बात होगी, सदैव आपके लिए करने की बात होगी। यहां पर हम किसकी बात करें? उत्तर प्रदेश में मिलियन प्लस शहर की संख्या, ये आज वर्तमान में हमें कितना देख मिलता है? खास करके अगर देखा जाए तो इनकी संख्या 5 है, 7 है, 9 है या फिर आपके 2 होते हैं। आज बिंदु की जब बात की जाए तो इसका नाम संबंधित आपको देखने को मिलता है। खासा बिंदु की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा? शिव प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं 200 लोग हैं, अच्छी बात है, आप सबको बधाई, बधाई के पात्र आप हैं। हम सदैव कहते हैं, पहले दिवस से ही जब हमने इस चीज की शुरुआत की थी तो हमने कहा था ना कि डर मुझे भी लगा था फासला देख करके, डर मुझे भी लगा था फासला देख करके, लेकिन मैं आगे बढ़ता चला गया हौसला लेकर के। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, जब हमने शुरू किया था तो 0 से शुरू था, लेकिन आज आप सबका प्यार, आप सबका विश्वास जो इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और दिन प्रतिदिन इसको बढ़ाने के लिए तत्पर है, विश्वास मानिएगा, आप सबका बहुत बहुत आभार है हृदय तल से, तहे दिल से। यहां पर हम किसकी बात करें? मिलियन प्लस शहर को लेकर के अगर बिंदु की बात की जाए तो ये कितने शहर हमारे यूपी में देख मिलता है? तो खासा ध्यान रखिएगा, आज यूपी के अंतर्गत जब हम जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना के लिए जो आंकड़े हमारे सुनिश्चित हैं, क्या है? अगर हम जनगणना की बात करें तो जनगणना के अंतर्गत आप भी जानते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार जो आंकड़े हैं, अगर उस आंकड़े की हम गणना करते हैं तो आप भी जानते हैं, चूंकि उस टाइम पे 71 जिला हुआ था जिस पे हमारी काउंटिंग पूरी तरीके से करी गई थी। और जनगणना के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं कुल हमारे यहां पर 12 ऐसे जिले हैं जिनमें क्या होता है, 10 लाख से अधिक की संख्या होती है। तो 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या है उसके लिए उस टाइम पे 12 जिले थे। लेकिन जब हम बात करते हैं नगर निगम को लेकर के, तो नगर निगम का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि नगर निगम की जब बात की जाए तो नगर निगम की संख्या क्या है? यह आपको 7
देखने को मिल जाती है। तो खासा ध्यान रखिएगा, 7 नगर निगम आज हमारी यूपी में क्या होते हैं, जाने जाते हैं। खासा बिंदु के रूप में एक चीज यहां पे आपको अपडेट करते चले, खासा ध्यान रखिएगा, 5 बजे आपके जीके जीएस की क्लास होती है जो आपके लिए पूरी तरीके से आधारित है, चाहे पुलिस हो चाहे आरओ आरओ हो। फिर आपके 6 बजे शाम को क्लास चलती है जो आपको आरओ आरओ के परिप्रेक्ष्य देख मिलता है, यूपी जीके के ऊपर आधारित। रात के 9 बजे आपकी होती है खास करके जीके जीएस वाली यूपी वाली क्लास जो पूरी तरीके से समर्पित आपको देख मिलता है। और खासा ध्यान रखिएगा, कल सुबह 8 बजे सुबह से क्या होगी, आपको एक एक सेशन थ्योरी वाला भी मिलना चालू हो जाएगा। और संडे का दिवस ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब की बार संडे में हम क्या करने वाले हैं, खास करके करंट अफेयर की एक फिर से मैराथन लगाने वाले हैं। वैसे शनिवार का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिवार को एक विशेष आपको 2 घंटे की मैराथन बेसिक देखने मिलेगी। और कोशिश है हमारी सोमवार से कि आपके ही लिए पूरी तरीके से तवज्जो करता हुआ एक विशेष सेशन मैथ और रीजनिंग का भी लगा दिया जाए। बधाई है। चलिए यहां पर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने हाथी रिजर्व आपको दिख मिलते हैं। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में कुल कितने हाथी रिजर्व हमारे यहां पर देख मिलते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो 1, 2, 3 या फिर 4 नामों की जब बात की जाए तो इन नामों की श्रृंखला हमें बेसिक देखने मिलता है। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हाथी रिजर्व, सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, अगर हम हाथी रिजर्व की बात करते हैं तो हाथी रिजर्व की संकल्पना के लिए ध्यान रखिएगा यह कितनी संख्या है, तो यह आपको 2 देख मिलती है। पहले हाथी रिजर्व की जब बात की जाए तो इसकी संकल्पना क्यों लाई गई, तो आप भी जानते हैं हमारे यहां पर एक बिंदु आता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के ही साथ हमारे यहां पर नाम सुना होगा किसके रूप में, प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट हाथी कब लाया गया था, तो यह ध्यान रखिएगा 1992 में हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत खास करके प्रोजेक्ट हाथी लाया गया 1992 में, जिसका मंतव्य था कि हमारे यहां पर क्या करना है, हाथियों की संख्या को क्या करना है, संरक्षित करना है। और हाथियों को संरक्षित करना है क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाथियों की निर्मम हत्या करते हैं, उसके दांत के लिए उसका शिकार किया जाता है, जबकि यह क्या होता है, जीवित सबसे बड़ा मेहमत हमारे एनवायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में देख मिलता है। तो इसको संरक्षित करने के लिए अलग अलग प्रावधान चलाए जाते हैं। हमारे यूपी का पहला आपने नाम सुना होगा कहां पर, जब हम सहारनपुर लोकेशन की बात करते हैं तो सहारनपुर में एक ऑलरेडी हमारे यूपी का क्या है, हाथी रिजर्व स्थापित है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, अभी आपने दूसरा नाम सुना होगा तराई हाथी रिजर्व के रूप में। तो तराई हाथी रिजर्व की जब बात की जाए तो ये अभी हमारी यूपी का दूसरा हाथी रिजर्व आपका क्या किया गया है, स्थापित किया गया। पहला कहां पे स्थापित है, तो पहला आपके सहारनपुर बिजनौर नाम के लोकेशन से समित है, जबकि हमारी यूपी का ये जो दूसरा है, अगर इसकी बात की जाए तो ये कहां से समित होगा, तो यह आप भी जानते हैं जो दुधवा नाम का लोकेशन है, दुधवा के परिप्रेक्ष्य लखीमपुर खीरी के साथ जो आपका पीलीभीत का लोकेशन है, साथ ही साथ जो आपका बहराइच का लोकेशन है, वहां पर इसका विस्तार आपको दिख मिल जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जा रही है तो इस कारण से हमारे यहां पर ध्यान रखिएगा, आज पूरे देश में कुल 33 हाथी रिजर्व हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, आज हमारे पूरे देश की जब बात की जाए तो पूरे देश में कुल 33 हाथी रिजर्व भी आपको देखने को मिलते हैं। बिंदु की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या क्या है। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो टाइगर रिजर्व की संख्या क्या हो जाती है, बिल्कुल आपका कहना सत्य है। ध्यान रखिएगा 12 अगस्त, क्या बोलते हैं, सॉरी 12 अगस्त की जब बात की जाए तो 12 अगस्त का नाम ध्यान रखिएगा, ये हाथी दिवस के रूप में भी आयोजित किया जाता है, क्योंकि एक बार हाथी दिवस नहीं बल्कि हमारे यहां पर डॉल्फिन डे के रूप में पूछा गया था। 5 अक्टूबर ध्यान रखिएगा डॉल्फिन डे के रूप में आयोजित होता है, ठीक है। तो 5 अक्टूबर जैसे डॉल्फिन डे है, 29 अक्टूबर जैसे बाघ दिवस है, उसी तरीके से आप 12 अगस्त का नाम ध्यान रखिएगा जिसको हम हाथी दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। या हाथी के अलावा टाइगर की जब बात की जाए तो हमारे यूपी के अंदर टाइगर रिजर्व की संख्या प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आज टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, बिंदु की जब बात की जाए तो इनकी संख्या क्या हो जाती है, 4 हो जाती है, क्योंकि अभी हमने चर्चा किया ये टाइगर रिजर्व कौन कौन से होते हैं, तो खासा ध्यान रखिएगा, एक आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो ये कहां से समित है, तो ये आपके लखीमपुर खीरी जिले में प्रमुख रूप से देखने मिलता है। लखीमपुर खीरी के अलावा अगर हम देखा जाए तो हमारी यूपी में कहां पे सम्मिलित है, तो एक आपको देख मिलता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के रूप में। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां से सम्मिलित है, नाम से पता चल रहा है कि आपके यूपी के पीलीभीत जिले में सम्मिलित है। पीलीभीत के अलावा अगर देखा जाए तो दूसरा नाम कहां से सम्मिलित होगा, तो आपको देख मिलता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो इसकी संकल्पना कहां से सम्मिलित है, तो यह आपके अमनगढ़ बिजनौर नाम के जिले से प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। और अमनगढ़ के अलावा अगर यहीं पर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में। रानीपुर टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां से सम्मिलित है, तो आप भी जानते हैं यह आपके चित्रकूट नाम के जिले से सम्मिलित हो जाता है। तो चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व का नाम ध्यान रखिएगा। तो ये 4 टाइगर रिजर्व हमारी यूपी में प्रमुख रूप से देख मिलते हैं जो बाघों की संख्या को बचाते हैं। और अभी बाघ गणना रिपोर्ट की जब बात की जाए तो बाघ रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या क्या हो जाती है, तो खासा ध्यान रखिएगा, यह हो जाती है 3100 कितना
3167 की जब बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा, आज पूरे देश में बाघों की संख्या हो जाती है। वैसे बाघों के लिए खासा ध्यान रखिएगा, 29 जुलाई चचा लोगों के लिए दिवस सुनिश्चित है, खास करके किसके रूप में, बाघ दिवस के रूप में। तो बाघ दिवस की जब बात की जाए तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, देश की जब बात की जाए तो देश में कुल आपके 54 टाइगर रिजर्व भी हो चुके हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको मिलाते हुए चले, अगर यहां पर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसको अभी लास्ट टाइम एक पुरस्कार दिया गया था, T+2 पुरस्कार। ये T+2 पुरस्कार है क्या? तो T+2 पुरस्कार ये जरूर ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर बिंदु की जब बात की जाए तो बिंदु के रूप में एक नाम ध्यान रखिएगा। एक्चुअली 2010 का समय काल था, 2010 की जब बात की जाए तो एक लोकेशन है सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग में एक समझौता हुआ, यह समझौता हुआ कि कोई भी जो टाइगर रिजर्व है, अगर 2022 से पहले अपने यहां पे बाघों की संख्या को दूना कर देता है तो उसको हम T+2 पुरस्कार देंगे। टी मतलब है टाइगर, मल्टीप्लाई मतलब दुगुना, सीधी सी बात। तो T+2 पुरस्कार पहली बार जो हमारे भारत में मिला वो आपके पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया। इवन पूरे भारत में केवल 2 टाइगर रिजर्व को ही यह पुरस्कार प्राप्त है, एक आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और दूसरा कौन सा है, एक आपने नाम सुना होगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो आपके दक्षिण भारत के परिप्रेक्ष्य में मिलता है। इवन एक नाम और ध्यान रखिएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो आपके तमिलनाडु से है, इसके बारे में तो आप भी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अलावा एक नाम ध्यान रखिएगा, नेपाल, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की बात करें तो वहां पर एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है बर्दिया टाइगर रिजर्व। तो बर्दिया टाइगर रिजर्व जो है उसको भी यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही कहा, टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, टाइगर स्टेट, मतलब बाघ प्रदेश के उसके रूप में जाना जाता है, तो यहाँ के मध्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अभिषेक जी बहुत अच्छी बात है। चलिए यहां पर हम किसकी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी है? खासा। इस बिंदु की जब बात की जाए तो इस बिंदु का नाम होता है 5, 10, 15 या फिर 14। और विशेष अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी संकल्पनाओं के लिए पूरी तरीके से तत्पर है ये चैनल और डेडिकेटेड है आपकी पढ़ाई के लिए। तो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं उस व्यक्ति को गिरा ही कोई कैसे सकता है, उस व्यक्ति को गिरा ही कोई सकता है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। वो आपने मूवी देखी है ना आनंद कुमार वाली, असली जीवन का अध्यापक वो था जिसने बताया था ना कि लोगों ने हमारे रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये गड्ढे खोदने के बाद हमारे अंतर मन का हमें प्रयोग करना सिखा दिया कि इस गड्ढे को पैदल नहीं बल्कि कूद करके लांघना है। बिल्कुल सत्य बात उन्होंने सिखाई। यहां पर हम किसकी बात करें, रामसर साइट के लिए। आज यूपी में रामसर साइट की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? शिव प्रकाश परेशान मत होइए, उसे हम गूगल कर लेंगे अगर आपका नया रिपोर्ट आया होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं 2 साल पे बाघों की रिपोर्ट आती है। तो 2021 में आया था, हो सकता हो आपका कहना सत्य हो, 2023 चल ही रहा है तो मे भी आपका रिपोर्ट आ गया हो। ठीक है, तो परेशान मत होइए, अगर ऐसा कुछ होता तो उसे हम अपडेट कर लेंगे। बाकी यहां पर रामसर साइट की जब बात करें तो इसका संदर्भ क्या होगा, रामसर साइट के रूप में ध्यान रखिएगा। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में आप भी जानते हैं इनकी कुल संख्या क्या होती है, 10। एक्चुअली रामसर साइट क्या सीन है, रामसर साइट के बारे में आपने सदैव सुना होगा, किससे समित होता है, तो ये ईरान का नाम आपने सुना होगा। ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान के अंतर्गत एक सीन था आपके 2 फरवरी को। 2 फरवरी की जब बात की जाए तो 2 फरवरी का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 फरवरी की जब बात की जाए तो 2 फरवरी सन 1971 को क्या हुआ, एक सम्मेलन बुलाया गया था, अल हबीबी सम्मेलन की जब बात की जाए तो ये 2 फरवरी को कहां पे बुलाया गया, ईरान में एक जगह पड़ता है रामसर नाम का जगह। तो वहां पर लोग समोसा पकौड़ी खा रहे थे, तब तक वहां के नवाब लोग आए और बोले क्या कर रहे हो, ये तमाशा कर रहे हो, हमारे यहाँ तेल मिलता है, पी के हम नहीं जीवित रह सकते हैं, पानी पी के जीवित रह सकते हैं, और इसी कारण से जितने पानी वाले क्षेत्र हैं उसको बचाना तुम्हारा काम है, यहां पे एक ठो संधि करो, एक ठो समझौता करो। तो इसी कारण से 2 फरवरी को एक रामसर में क्या होती है, संधि हो जाती है कि हमारे यहां पर जितने भी ऐसे वाटर बॉडीज हैं, जितने भी ऐसे जल क्षेत्र हैं जो पानी को रिचार्ज करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, उनको संरक्षित करना है। और उन्हीं संरक्षण के लिए ईरान में यह रामसर संधि होती है 2 फरवरी के दिवस में। तो उसी दिवस से हम इस लोकेशन को क्या कहते हैं, रामसर स्थल के रूप में भी जानते हैं। 2 फरवरी ध्यान रखिएगा, जिसको हम किस रूप में जानते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी जानते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी जानते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं पूरे धरा पर नो डाउट 3/4 पानी है। यह बिल्कुल सत्य बात है कि पूरी पृथ्वी को नीला ग्रह इसी कारण से कहा जाता है क्योंकि अत्यधिक मात्रा में क्या है, खास करके यहां पर पानी है, लेकिन वो पानी खारा वाला पानी है, मीठा पानी नहीं है। और आप भी जानते हैं मीठे पानी की जब बात की जाए तो ये कहां से मिलता है, तो ये खासा ध्यान रखिएगा, मीठा पानी हमारे यहां पर ये जो नदी तालाब पोखर है उनके माध्यम से जब आपके जमीन में जाता है और उसी पानी को हम नलका टोटी के माध्यम से निकाल के पीते हैं। तो इसी कारण से इसको क्या कहा गया, इसको बचाने की यहां पर क्या की गई, बेसिक आपकी शुरुआत की गई।
गई, एक मुहिम की शुरुआत की गई और विश्व आर्द्र भूमि दिवस इसके रूप में दिख मिलता है। हालांकि भारत 1971 में नहीं शामिल हुआ था, भारत इसमें 1983 में शामिल हुआ था। लेकिन भारत के पहले साइट की जब बात की जाए तो भारत का जो पहला स्थल था उसका नाम ध्यान रखिएगा चिल्का झील। क्या बोलते हैं? चिल्का झील की जब बात की जाए तो चिल्का झील का नाम ध्यान रखिएगा, जो इसमें पहला साइट माना जाता है। भारत का सबसे छोटा कौन सा है? तो यह जरूर ध्यान रखिएगा, रेणुका साइट। रेणुका की जब बात की जाए जो आपके हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, सबसे छोटा साइट माना जाता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा यूपी में क्या होता है, यूपी में कुल 10 स्थल है, जबकि तमिलनाडु की जब बात की जाए तो तमिलनाडु में वर्तमान में 14 सबसे ज्यादा स्थल हैं। और आप भी जानते हैं देश की जब बात की जाए तो भारत देश में कुल 75 ऐसे स्थल हैं जिनको रामसर साइट के रूप में शामिल कर लिया गया है। और खासा ध्यान रखिएगा 75वां जो स्थल है वो कहां से संबंधित है? तो आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो 10 स्थल के रूप में नाम ध्यान रखिएगा। रामसर साइट की जब बात की जाए तो यह किसके लिए? आपके आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए क्या की गई है? एक मुहिम के रूप में चालू की गई है। वैसे हमारे यहां पर अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा कहां पे है? तो विश्व के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा है वो खासा ध्यान रखिएगा यूके में है। यूके अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम के रूप में जाना जाता है। यूपी का 10वां कौन सा है? तो यह भी ध्यान रखिएगा, अभी हमने चर्चा किया था बखिरा पक्षी विहार। बखिरा पक्षी विहार की जब बात की जाए तो यह यूपी का क्या है? 10वें नंबर का रामसर साइट आपको दिख मिलता है। एक बिंदु आता है कि उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की संख्या क्या है? उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की संख्या क्या है? नंबर्स के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार आपकी परीक्षाओं में क्या होता है, इससे सीधे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और बिंदु की जब बात की जाए तो खासा ध्यान रखिएगा, आज हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में जब हम बात करते हैं किसको लेकर के? पक्षी विहार। तो पक्षी विहार की संख्या क्या है? 14 है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब ये तो बात हो गई पक्षी विहार 14 है, लेकिन हमारे यहां पर अगर देखा जाए तो वन्य विहार कितने हैं? तो वन्य जो विहार का नाम ध्यान रखिएगा, वन्य जो विहार की जो संख्या है वो 11 है। शायद हमें लगता है पीछे हमने 14 नहीं 11 बताया है, एक बार उसे अपडेट कर लेते हैं, हम ही से गलती हो गई है। कहां चला गया पक्षी विहार का नाम? अभी हमने बताया था ना उन्नाव को लेकर के, कहां चला गया? अगर आपको दिखेगा तो बताइएगा। उन्नाव 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 कहां चला गया? अरे हम तो पहले पहुंच गया, पता नहीं कहाँ चला गया। एक हमने बताया, हमें याद आ रहा है 11 हमने बताया है, जबकि वहाँ 14 होना चाहिए, क्योंकि पक्षी विहार हमारे यहाँ पर क्या है? 11 है। अरे भैया आ जाओ, तमाशा एकदम हद है किए हो। ये रहा पक्षी विहार 11, जबकि ये क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए। ठीक है, क्षमा चाहते हैं, एक बार इसे अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे? तो यहाँ पे हमारी बात चल रही थी आपके यूपी को लेकर के, खास करके कितने? पक्षी विहार को लेकर के। तो पक्षी विहार हमारी यूपी में कितने हैं? खास करके 14 हैं। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर वन्य जो विहार कितने हैं? 11 हैं। अब एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर अभी हमने देखा था टाइगर रिजर्व की संख्या, तो टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो टाइगर रिजर्व आपके 4 हो जाते हैं। एक नाम और ध्यान रखिएगा, खास करके हमारे यहाँ पर हाथी रिजर्व। आज हाथी रिजर्व की जब बात की जाए तो हाथी रिजर्व की संख्या क्या है? हाथी रिजर्व की संख्या हमारी यूपी में 2 हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अपनी यहाँ पे बात करें तो हमारे यहाँ पर एक नाम ध्यान रखिएगा, खास करके आपके नाइट सफारी पार्क। तो नाइट सफारी पार्क कहाँ पे है? नाइट सफारी पार्क की जब बात की जाए तो एक आपके राजधानी लखनऊ में दिख मिलता है, और एक आपने नाम सुना होगा शेर सफारी पार्क। तो शेर सफारी पार्क कहाँ पे स्थित है? तो यह आपको दिख मिलता है इटावा के अंतर्गत। अच्छा, इसके अलावा एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में ही आपने सुना होगा किस रूप में? राष्ट्रीय उद्यान। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की जब बात की जाए तो ये कहां से संबंधित है? तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपको दुधवा में दिख मिलता है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का नाम ध्यान रखिएगा, यह इकलौता है, इसी कारण से महत्वपूर्ण है, इकलौता जो है वो आपके यूपी के अंदर दिख मिलता है। ठीक है, तो इन सारे नामों को ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कारागारों की संख्या कितनी है? जेल करावेगी छोरी। ठीक है, जेल की जब बात की जाए तो हमारे यहां पर कारागार जो जेल की संख्या वो कितनी है? खास आप लोग यहां पे जुड़े हैं, गंगा है, अंशु सक्सेना है, मंजू है, परम दिस ऑफिशियल, और साथ ही साथ राज हैं, राय लक्ष्य हैं, शीतल सिंह हैं, अंशु के अलावा शीतल, मंजू, कई सारे लोग आपके जुड़े हैं। तो इतना काम जरूर करिए कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं पहली बार तो इस सेशन को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा, और बाकी चीजों के लिए आप परेशान ना होइए, कहां थे, क्या किए, छोड़ दिया है, क्या नहीं है, आज वर्तमान में आपके लिए उपस्थित है और आपके लिए हमने सर्वस्व त्यागा है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इस चीज को विशेष मानिएगा कि आपके लिए हमने सर्वस्व त्याग करके, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया
ताकि यहां से ना आना पड़े ना कहीं जाना पड़े। इसी कारण से हम बार बार करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में कुछ भी अगर आपका इंफॉर्मेशन होगा, कोई भी जानकारी होगी, कोई भी सूचना होगा, चाहे थ्योरी हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे प्रैक्टिस सेशन हो, सारी चीजें आपको एक ही जगह पे दिलाई जाएगी। और उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने अन्य दोस्तों मित्रों के पास भी इसे साझा करना पड़ेगा। बाकी यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर किसका नाम है, कुल कारागार की संख्या। आज कुल कारागार की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, अनामिका रोज क्लास की टाइमिंग क्या होती है, तो खासा ध्यान रखिएगा। हमारे यहां पर टाइमिंग की जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, 5 बजे अभी क्या चल रही है, आपके जीके जीएस चल रही है। 6 बजे आपकी क्या चलती है, यूपी जीके चलती है, जो खास करके पीसीएस आरओ के लिए। और 9 बजे आपकी चलती है किसका नाम, जीके जीएस यूपी जीके, खास करके जिसके पर्याय में आप लोग जुड़े ही हैं। कल सुबह 8 बजे से क्या हो जाएगा, कल सुबह 8 बजे से आपको एक थ्योरी का छोटा छोटा सेशन मिलेगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का आपका क्या होगा, यहां पे आपको सेशन देख मिलेगा। और संडे का नियम ध्यान रखिएगा, क्योंकि संडे को क्या करेंगे हम, करंट अफेयर यूपी का करने वाले हैं। और शनिवार का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिवार को 2 घंटे की आपकी मैराथन होने वाली है। और साथ ही साथ अगर भगवान ने चाहा तो मंडे से आपको क्या होगा, मैथ और रीजनिंग इनकी भी क्लासेज मिलनी चालू हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहां पर हम किसकी बात कर रहे थे, कारागार की संख्या। तो कारागार की संख्या कितनी हो जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा, 73 आपको दिख मिलता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे यहां पर आपने सुना होगा कि 6 क्या है, 6 आपके केंद्रीय कारागार आपको दिख मिलते हैं, 6 केंद्रीय कारागार। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, एक केंद्रीय महिला कारागार हमारे यहां पर। ठीक है, तो एक केंद्रीय महिला कारागार की संख्या हमारे यूपी के अंदर। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर 62 क्या है, जिला कारागार की संख्या आपको दिख मिलती है। तो 62 जिला कारागार, फिर आपकी एक महिला केंद्रीय कारागार और 6 आपके केंद्रीय कारागार। जबकि यहीं पर अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर एक बच्चा कारागार भी है, जो लड़का लोग बदमाशी करता है उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। और बहुत ज्यादा हमारे यहां पे लड़की लोग चट्टी होती हैं तो उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। और यही कारण से सुना होगा एक आपने नारी बंदी निकेतन, तो नारी बंदी निकेतन ध्यान रखिएगा, महिला को भी जेल में डाला जाता है। इसे नहीं छुट्टी रख दिया जाता है कि छोड़ दिया जाए, महिला है जेल में डाल दिया जाता है अगर कोई बकलोली काटता है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी के अंतर्गत ही खास करके 2 आदर्श कारागार हैं। एक आदर्श कारागार है, एक आदर्श कारागार के अलावा 2 आपके क्या होते हैं, उप कारागार आपको दिख मिलते हैं। तो 2 उप कारागार का नाम ध्यान रखिएगा, और एक कारागार ध्यान रखिएगा जिसमें क्या किया जाता है, लोगों का प्रशिक्षण कराया जाता है। मतलब आपकी जब कभी ज्वाइनिंग वगैरह होगी ना, खास करके किसके लिए, जेल वार्डन वगैरह के लिए, तो उस दशा में क्या होता है, उस दशा में यहां क्या किया जाता है, आपका प्रशिक्षण कराया जाता है। वैसे नामों के लिए खासा ध्यान रखिएगा। जेल की जब बात करें तो जेल के माध्यम से ध्यान रखिएगा, अभी फसाई के बारे में आपने सुना होगा, फूड के परिपेक्ष आपने सुना होगा, इसका नाम आता है फसाई। की जब बात की जाए तो इसके माध्यम से 5 स्टार रेटिंग दी गई है। एक्चुअली जेल के खाने को तो आपने सुना ही होगा, जेल की रोटी कितना होता है, जेल का पानी कैसे होता है। तो इस परिपेक्ष में बोला गया कि जेल के 5 स्टार खाने की बात की गई। ये किसे दिया गया, तो ध्यान रखिएगा, एक तो बुलंदशहर जेल को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, और एक नाम ध्यान रखिएगा बुलंदशहर के अलावा फतेहपुर की जेल। तो फतेहपुर जेल की जब बात की जाए तो इसको भी क्या किया गया, 5 स्टार रेटिंग दी गई है। वैसे एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर जब हम बात करते हैं, एक नाम आपने सुना होगा, क्योंकि आप लोग पुलिस की तैयारी करते हैं और पुलिस की नौकरी करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए गोरखपुर का थाना। गोरखपुर में जो गोरक्षनाथ का थाना है, इस गोरक्षनाथ थाने की जब बात की जाए तो यह थाना कैसा हो गया है, यह खासा ध्यान रखिएगा, यह भी एक 5 स्टार थाना है। मतलब आप थाने के अंतर्गत अगर जाते हैं ना, तो उस दशा में आपको लगता है अरे हम होटल में आ गए का, इतना बढ़िया वीआईपी बना रखा है। राघवेंद्र कुमार जी पीडीएफ कहां पे मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा, यही आपका टेलीग्राम ग्रुप है, यहां से क्या होगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर, आगे की बात करते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान हमारे यूपी में कहां से आपको देखने को मिल जाता है, खास करके मथुरा, आगरा, मेरठ या फिर आपके कानपुर में। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध कहां से होगा, तो खासा ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की जब बात की जाए, अगर इसकी बात की जाए तो ये कहां से सम्मिलित होगा, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, यह आपके मथुरा के अंतर्गत प्रमुख रूप से दिख मिलता है। हालांकि हमारे यहां पर अभी हमने कल ही चर्चा किया था, भेड़ और बकरी के लिए, भेड़ और बकरी के लिए एक शोध संस्थान स्थापित किया जा रहा है। ये कहां पर, तो ये ध्यान रखिएगा, इटावा के अंतर्गत। इटावा की जब बात की जाए तो इटावा का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और बाकी हमारे यूपी में बकरी शोध संस्थान, जो केंद्रीय बकरी शोध संस्थान है, ये आपके मथुरा में दिख मिलता है। मथुरा, जहां पे आपने मखदूम का नाम सुना होगा, तो मखदूम मथुरा की जब बात की जाए तो इसका नाम खासा ध्यान रखिएगा। वैसे हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी मखदूम मथुरा के अलावा 2-3 नाम और ध्यान रखिएगा। इसी मथुरा में एक अभी आपने सुना होगा हाथी अस्पताल का नाम,
तो हाथी अस्पताल की जब बात की जाए तो हाथी अस्पताल का भी नाम ध्यान रखिएगा, ये कहां से समित है, ये भी आपके इसी मथुरा में है। इवन मथुरा के बारे में आपने सुना होगा एक गौ शोध संस्थान के रूप में, तो गौ शोध संस्थान का नाम ध्यान रखिएगा, ये भी आपको यहीं पर देख मिलता है। खासा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, भालू रेस्क्यू सेंटर। भालू रेस्क्यू सेंटर की जब बात की जाए तो भालू रेस्क्यू सेंटर का भी नाम ध्यान रखिएगा, ये भी आपका यहीं पर स्थापित है। और एक नाम ध्यान रखिएगा, खास करके हमारे यहां पर जब हम बात करते हैं मोर संरक्षण पार्क, तो मोर संरक्षण पार्क की जब बात की जाए तो मोर संरक्षण पार्क जो है वो भी आपका यहां पे स्थापित किया गया है। और राज्य के ही सहयोग से आपने सुना होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जब बात की जाए तो उनके नाम से क्या है, यहां पर एक पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। और यह पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह जो विश्वविद्यालय है यह यूपी का पहला विश्वविद्यालय है। तो यूपी का पहला विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, यह आपके कहां से समित है, तो यह आपके मथुरा में पड़ता है। हालांकि मथुरा के अलावा ध्यान रखिएगा अभी इसकी एक ब्रांच स्थापित की जा रही है, कहां पे, गोरखपुर में। तो गोरखपुर में इसका एक ब्रांच स्थापित किया जा रहा है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि हमारी मथुरा की जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा हेमा मालिनी जी के बारे में, क्योंकि हेमा मालिनी जी की जब बात की जाए तो ये यहां से क्या है, ये यहां से सांसद के रूप में जानी जाती है। और इनका नाम चर्चा में क्या रहता है, क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर है। किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, हमारे यहां पर जो गो सेवा आयोग है, तो गो सेवा आयोग की ये क्या हो जाती है, आपके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जानी जाती है। क्लियर। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है, बताइएगा हमारे यहां पर एक संस्थान है जिसका नाम आपको देख मिलता है किसके रूप में, खास करके वन अनुसंधान संस्थान। क्या है, वन अनुसंधान संस्थान। आज यूपी की जब बात की जाए तो ये कहां से संबंधित है, कानपुर, लखनऊ, हरदोई या फिर आपके बाराबंकी में। खासा अगर देखा जाए तो वन अनुसंधान संस्थान हमारे यूपी का कहां से संबंधित है, बेसिक अगर देखा जाए तो इसका नाम संबंधित होता है किस एक रूप में, कानपुर, लखनऊ या फिर आप कह सकते हो हरदोई या फिर आपके बाराबंकी में। नाम की जब बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा, वनों को लेकर के एक संस्थान जो स्थापित है वो आपके कानपुर में स्थापित है। एक्चुअली हमारे यहां पर आपने सुना होगा, खास करके जब हम बात करते हैं वन को लेकर के, तो एक वनों की स्थिति रिपोर्ट निकाली जाती है। और वन स्थिति रिपोर्ट की जब बात की जाए तो ये प्रत्येक 2 वर्ष पे आपके जारी की जाती है। किसके माध्यम से, संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा वन सर्वेक्षण संस्थान आपने सुना होगा। तो वन सर्वेक्षण संस्थान कहां से समित है, तो वन सर्वेक्षण संस्थान ध्यान रखिएगा ये देहरादून में पड़ता है। देहरादून के इस संस्थान के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है प्रत्येक 2 वर्ष पे। पहली बार कब निकाला गया था, तो पहली बार निकाला गया था 1987 में। तो अब की बार चूंकि 2 वर्ष पे निकाली जाती है तो 7 दूना 34, अर्थात ये कौन सी रिपोर्ट है, ये 17वीं रिपोर्ट आपको दिख मिलती है। इस रिपोर्ट की जब बात की जाए तो इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या क्या जानकारी मिलती है, पहली बात ध्यान रखिएगा, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कि आज यूपी में जो वनावरण है वो कितना है, वनावरण की संख्या आपको दिख मिलती है 6.15%। इवन अगर देखा जाए तो हमारे यहां पर वनावरण के अलावा ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी की जब बात की जाए तो सोनभद्र, जिसको हम यूपी का स्विट्जरलैंड कहते हैं, यहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, वन है। तो सर्वाधिक वन की जब बात की जाए तो सर्वाधिक वन कहां पे है, यह सर्वाधिक वन आपके सोनभद्र में पड़ता है। जबकि हमारे यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे यहां पर क्या होता है, सबसे कम वन, सबसे कम वन की जब बात की जाए तो सबसे कम वन कहां पाया जाता है, तो सबसे कम वन की जब बात की जाए तो आपके भदोही जिले में देख मिलता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जब हम बात करते हैं विस्तार अर्थात वन वृद्धि की जब बात की जाए तो ये कहां पे आपको मिलती है, तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो वृद्धि हुई है वो सहारनपुर नाम के जिले में वृद्धि हुई है। तो इन सारी चीजों को खासा ध्यान रखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट जो 2 साल के अंतराल पे प्रकाशित की जाती है, वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के माध्यम से यह बताया गया कि हमारे यहां पर 6.15% वन है। और इस वनावरण की जब बात की जाए तो वनावरण को लेकर के सोनभद्र का नाम ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा वन है, भदोही में सबसे कम मात्रा में वन है। जबकि हमारे यहां पर वृद्धि की जब बात की जाए तो सहारनपुर में सबसे ज्यादा वृद्धि आपको मिलती है। अच्छा, मध्य प्रदेश की जब बात की जाए तो मध्य प्रदेश का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा वन है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने मिजोरम का नाम सुना होगा, मिजोरम की जब बात की जाए जहां पे सबसे ज्यादा परसेंटेज में वन है। जबकि हमारे यहां पे देखा जाए तो हरियाणा का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि हरियाणा में क्या होता है, सबसे कम मात्रा में वन देख मिलता है। और यहीं पर एक नाम ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जब बात की जाए तो इसका संबंध किससे है, सबसे ज्यादा वृद्धि से है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, सबसे ज्यादा वृद्धि आपके आंध्र प्रदेश से है। तो इन सारी चीजों को खासा ध्यान रखिएगा। वैसे यूपी की जब बात की जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी को लेकर के किसका नाम संबंधित होता है, वन अनुसंधान संस्थान। तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में वन अनुसंधान संस्थान कहां से समित होगा, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लखनऊ। हम यही काफी देर से देख रहे थे कि यहां पर गलती है तो क्या सही लोग गलती करें। ध्यान रखिएगा कानपुर में जो है वो क्या है, वन प्रशिक्षण संस्थान है।
ये ध्यान रखिएगा। कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर में वन प्रशिक्षण संस्थान है जिसकी स्थापना 1988 में की गई है। तो 1988 में वन सर्वेक्षण मतलब जो प्रशिक्षण संस्थान है वो कानपुर में पड़ता है। बाकी लखनऊ में आपका वन अनुसंधान संस्थान है, वन शोध संस्थान है। हालांकि वनों के लिए खासा ध्यान रखिएगा 5 जून का दिवस, इसको हम किस रूप में आयोजित करते हैं? पर्यावरण दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। और पर्यावरण दिवस के अलावा ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर वन सप्ताह कब आयोजित किया जाता है? तो वन सप्ताह आप भी जानते हैं 1 से लेकर के 7 जुलाई तक। तो 1 से लेकर के 7 जुलाई तक वन सप्ताह आपका आयोजित किया जाता है। और इसी बिंदु में एक नाम ध्यान रखिएगा, खास करके 1952, क्योंकि 1952 में हमने क्या चालू किया था? अपने यहाँ पे वन महोत्सव की शुरुआत की थी। और वन महोत्सव का मतलब क्या था? वनों का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी का अर्थ है जीवन। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आगे की बात करें तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम एससी आबादी वाला जिला कौन सा है? और बेसिक अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इतना जरूर आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है, आप लोगों को आदेश भी है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय की जितने भी क्लासेज है वो पूरी तरीके से यहीं पे मिलेंगे। और खास करके इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो इस क्लास को भी लाइक करते हुए अपने उन दोस्तों मित्रों के पास साझा कर दीजिए जो अभी भी किसी कारण से इस क्लास में नहीं जुड़े हैं। खासा बिंदु की जब बात की जाए तो यहां पर किसका संबंध होगा? विनय कुमार जी, बिल्कुल परेशान मत होइए। थ्योरी का सेशन कल सुबह 8 बजे से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और करंट अफेयर की जब बात की जाए तो अब की बार संडे का करंट अफेयर का ही मैराथन है। यहां पर हम किसकी बात करें? न्यूनतम एससी आबादी। आज यूपी की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहां पे होगा? पीडीएफ कहां मिलती है? भाई बार बार बोल रहे हैं कि ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करिए ना, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यूपी में एससी आबादी, सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, अगर हम एससी आबादी की बात करते हैं तो यह कहां पे पाई जाती है? तो यूपी में एससी आबादी की जब बात की जाए तो यूपी में जो एससी आबादी है, यह यूपीएससी लिख गया है। यूपी में एससी आबादी की जब बात की जाए अर्थात अनुसूचित जाति की जब बात की जाए तो अनुसूचित जाति की जो आबादी है वो सर्वाधिक मात्रा में कहां पाई जाती है? सीतापुर में पाई जाती है। और सबसे कम की जब बात की जाए तो सबसे कम कहां पाई जाती है? यह आपके बागपत के अंतर्गत पाई जाती है। और कल ही शायद हमने जनगणना के माध्यम से बताया भी था कि हमारे यूपी की जो कुल संख्या है 19,98,12,341। तो इस कुल संख्या की जब बात की जाए तो कुल संख्या का क्या हो जाता है? 20.51% क्या होता है? ये हमारी आज की क्या होती है? एससी आबादी विधि मिलती है। तो एससी आबादी के लिए खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर 20.51% कुल आबादी का ये एससी आबादी होती है। सीतापुर में सबसे ज्यादा आबादी है, बागपत में इनकी संख्या ना के बराबर होती है। और एससी के लिए दो चीज ध्यान रखिएगा, एससी की जब बात की जाए तो लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है? इनके लिए कुल 17 सीटें रिजर्व हैं। और इसी तरीके से अगर हम एससी की बात करें तो विधानसभा का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि विधानसभा की जब बात की जाए तो विधानसभा में क्या होता है? इनके लिए कुल 84 सीटें रिजर्व हैं। कितनी? 84 सीटों की जब बात की जाए तो विधानसभा में 84 सीटें इनके लिए पूरी तरीके से रिजर्व हैं। एक नाम ध्यान रखिएगा, मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित होता है? मयूर नृत्य की जब बात की जाए तो यह यूपी के अंतर्गत कहां पर आपको दिख मिलता है? खासा अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा? बुंदेलखंड क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या फिर आपके पश्चिमी क्षेत्र। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में कहां से समझते हैं? लक्ष्यपाल करें सर, डीपली पढ़ाओ, घुस जाए का बोर्डवा में, मतलब का ही कहें, इतना बढ़िया, इतने मेहनत से, इतनी एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं और उसके बाद बंदा कह रहा है डीपली पढ़ाओ। कुछ कर लें, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, आप चैनल पर जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक और शेयर करें। बाकी ध्यान रखिएगा, डीपली के लिए आप थ्योरी वाला सेशन ज्वाइन करेंगे, सुबह 8 बजे से आपका कल से प्रारंभ हो जा रहा है। बाकी आपका संडे का करंट अफेयर है, 9 बजे की क्लास चलती ही चलती है, 6 बजे वाली क्लास आपकी चलती ही चलती है, 5 बजे वाली भी आपके जीके जीएस के लिए क्लास चालू कर दी है। बार बार बोल रहे हैं कि आपके सोमवार से रीजनिंग और मैथ की भी क्लास चालू हो जाएगी, तो काहे परेशान हो रहे हैं? आप केवल जुड़िए, तो केवल विश्वास करिए, इतना सा विश्वास करेंगे ना आप इतना लेकर के जाएंगे। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि चाहता तो मैं भी बच सकता, चाहता तो मैं भी बच सकता, लेकिन जो बचेगा वो इतिहास कैसे रचेगा। यहां पर हम किसकी बात करें? उत्तर प्रदेश में मयूर नृत्य। आज मयूर नृत्य की जब बात की जाए तो मयूर नृत्य का संबंध हमें देखने को मिलता है, तो ये खासा ध्यान रखिएगा ब्रजमंडल से। ब्रजमंडल में आपने कई बार सुना होगा, खास करके हमारे लोकेशन में जब कई बार रासलीला करने के लिए लोग आते भी हैं तो उस दशा में आपने सुना भी होगा, मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो। तो मोर बन आयो कान्हा की जब बात की जाए तो इसका संबंध ध्यान रखिएगा, यह आपके ब्रजमंडल में होता है, जहां पे लोग क्या करते हैं, खास करके यहाँ पे लोग गोपी और गोपिकाओं का रूप धारण करके क्या करते हैं, खास करके यहां पर कृष्ण के साथ मिलकर के ये लोग मोर पंख का क्या करते हैं? मोर पंख की जब बात की जाए तो मोर पंख से बने हुए वस्त्र को पहन करके और इस मयूर नृत्य का डांस करते हैं।
हालांकि इसी तर्ज पर ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर आपने यूपी में एक नाम सुना होगा, जैसे ये मोर पंख के नाम से क्या करते हैं, यहां पर नृत्य करते हैं। तो जैसे यूपी में एक नृत्य होता है राई नृत्य, ये राई नृत्य कहां से समित होता है, तो राई नृत्य का नाम ध्यान रखिएगा, ये बुंदेलखंड से समित है। आज बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड की धरती को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड का नाम ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड की धरती के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा। यहां पर महिलाओं के द्वारा क्या होता है, महिलाओं की जब बात की जाए तो महिलाओं विशेष के द्वारा ये बहुत नकलची होती हैं, हमेशा नौटंकी करती रहती हैं। तो इसी कारण से महिलाएं क्या करती हैं, आपका मोर पंख से बने हुए वस्त्रों को पहन लेती हैं और इस पहन करके इस नृत्य को आयोजित करती हैं। तो ये राई नृत्य ध्यान रखिएगा, मोर की तरीके से फुदक फुदक के डांस करती हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये बुंदेलखंड के लोकेशन में आपको प्रमुख रूप से मिलता है। बाकी गोपी गोपिकाओं के साथ मोर पंख वाला ब्रजमंडल में होता है। इसी ब्रजमंडल की जब बात की जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि यहां पर रास लीला का भी आयोजन किया जाता है। रास लीला के अलावा अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य रासक दंड नृत्य का भी आयोजन होता है। इसी परिप्रेक्ष्य आपने रास गीत के बारे में भी सुना होगा। रास गीत के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पर आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, चरकुला नृत्य के बारे में। तो चरकुला नृत्य की जब बात की जाए तो यह भी ध्यान रखिएगा, खास करके लठमार होली की जब बात की जाए तो लठमार होली का भी नाम ध्यान रखिएगा, यह आपके इसी ब्रजमंडल में होता है। छड़ी मार होली का नाम ध्यान रखिएगा, छड़ी मार होली की जब बात की जाए तो यह भी आपके इसी ब्रजमंडल में आयोजित होता है। हालांकि ब्रजमंडल की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, झूला नृत्य। झूला नृत्य की जब बात की जाए तो यह भी आपका यहीं पर आयोजित होता है। तो इन सारी चीजों को खासा ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो ब्रजभाषा का विकास किसके माध्यम से हुआ है। ब्रजभाषा, आज जिस एक ब्रजभाषा के बारे में आप जानते हैं, पहचानते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो उसका विकास कैसे हुआ है। हालांकि हमें लगता है कि आज हम पूरे ब्रजभाषा की बात करें तो हमें दो भाषा काफी आकर्षित करती है। पहली होती है भोजपुरी भाषा, क्योंकि भोजपुरी भाषा में अगर कोई आपको टोंट भी करता है ना तो बहुत मीठा बोलता है। और दूसरी होती है हमारी कान्हा वाली भाषा, ब्रजमंडल की भाषा। इतनी नीक लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि मतलब वो कोनो बातें नहीं है। तो यहां पर ब्रजमंडल की जब बात की जाए तो इसका जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है। अगर इसकी बात की जाए तो सौरसेनी से, मागधी से, अर्धमागधी से, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं हिंदी भाषा के अलग अलग क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग तरीके से विकास हुआ है। तो बेसिक अगर देखा जाए तो आपने सौरसेनी का नाम सुना होगा, जिससे क्या हुआ है, आपके ब्रजमंडल की भाषा का विकास हुआ है। इवन ब्रजमंडल की जब बात की जाए तो ब्रजमंडल के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, ब्रजमंडल की जब बात की जाए तो ब्रजमंडल में इसे क्या किया जाता है, बड़े स्तर पर बोला भी जाता है। अच्छा, ब्रजमंडल के ही साथ ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारे कन्नौज लोकेशन में कन्नौजी नाम की भाषा को क्या किया जाता है, बोला जाता है। जबकि हमारे यहां पर देखा जाए तो हमारे यहां पर आपने खड़ी बोली का नाम सुना होगा। खड़ी बोली की जब बात की जाए तो खड़ी बोली का संबंध किससे होता है, ये पश्चिमी यूपी से संबंधित होता है, जहां पे आमिर भाई की जब बात की जाए तो आमिर खुसरो का नाम ध्यान रखिएगा। आमिर खुसरो की जब बात की जाए तो ये खड़ी बोली के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। वैसे ब्रजमंडल के परिप्रेक्ष्य में आपने सूरदास का नाम कई बार सुना होगा। सूरदास की जब बात की जाए तो सूरदास क्या होते हैं, ब्रज भाषा के एक बड़े महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। इवन हमारी यूपी की जब बात की जाए तो आपने अवधी भाषा का नाम सुना होगा। अवधी की जब बात की जाए तो जो साकेत धाम है, आपके लाल बरेली का लोकेशन है, प्रतापगढ़ का लोकेशन है, वहां पर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इन सारे संदर्भों को ध्यान रखिएगा। और बुंदेली भाषा की जब बात की जाए तो ये जो बुंदेलखंड का लोकेशन है वहां पर पूरी तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, जो कि 1931 में बनाई गई बीपी मिश्रा के द्वारा। अब देखा जाए तो ये भारत के किस एक प्रदेश से संबंधित होते हैं। ठीक है, राधा कृष्णा कह रहे हैं कि आप भूल गए जिस दिन हमें 10 लोग थे। अरे यार, काहे किसी को भूल जाएंगे। एक चीज बताओ, हमने आप सबके साथ जब शुरुआत की है तो आपको लगता है कि आपको भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आपको बोलना होता ना तो यहां जोड़ते ही काहे हैं। आप सभी लोगों का प्यार है, आप सभी लोगों का दुलार है, आप सभी लोगों का विश्वास है, जिस कारण से आज हम यहाँ खड़े हैं। सच्ची बता रहे हैं, पहले दिन जितना हमें डर लगा था ना इस चैनल को बनाते समय, आज उतनी ही क्या हो रही है, दुगना उत्साह है कि हमने कोई गलत निर्णय नहीं लिया है। अपने बच्चों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, हमने उनके हित के लिए अगर तनिक भी सोचा ना तो बहुत अच्छी संकल्पना लेकर के सोची है। और शायद तभी आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का व्यवहार हमें दिन प्रतिदिन और मजबूत करता जा रहा है। बस यही आपसे चाहेंगे कि ये विश्वास, ये प्यार सदैव बनाए रखिए। इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों मित्रों को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वो लोग भी यहाँ जुड़ जाएं। क्योंकि आप लोग भी जब आते हैं तो यही कहते हैं कि आपको बहुत ढूंढा, नहीं मिल रहे थे, ये वो ऐसी बातें। कम से कम उनके साथ ये दुर्भाव ना हो, वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर जुड़ जाएं। इसके लिए हम बार बार आपको कहते हैं कि आप उन्हें साझा कर दीजिए। आप यहाँ पर जुड़े हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर हम किसकी बात करें, यहां पर हम बात करें फिल्म आलम आरा। 1931 में बीपी मिश्रा के माध्यम से यह क्या किया गया, डेवलप किया गया। खासा देखा जाए तो ये कहां से समित थे, तो ये आपके उत्तर प्रदेश देवरिया से जाने जाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पहली फिल्म बोलती है
आलम आरा। जबकि हमारे यहां पर पहली फूलती फिल्म कौन है, तो पहली फिल्म का नाम क्या होता है, पहली फिल्म के बारे में आपने सुना होगा, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम था, राजा हरिश्चंद्र। की जब बात की जाए तो राजा हरिश्चंद्र का नाम ध्यान रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र के रूप में ध्यान रखिएगा। किससे संबंधित होती है, तो यह आपको मिलती है पहली फिल्म के रूप में। जबकि हमारे यहां पर पहली बोलती, मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले जो मूवी बनाई जाती थी उसमें आवाज नहीं होती थी। बाद में क्या हुआ, बाद में जो हमारे यहां पर मूवी बनाई जाने लगी उसमें आवाज भी आने लगी। जैसे टिक टाकर, टिक टाकर क्या करते हैं, अपनी आवाज नहीं देते हैं, वो सामान्य रूप से क्या करते हैं, दूसरे के गाने को, दूसरे के डायलॉग को इस्तेमाल करते हैं। तो पुराने समय में जो मूवी होती थी वो बोलती मूवी नहीं होती थी। आज भी आपने देखा होगा जो गाने होते हैं वो गायक के द्वारा गाए जाते हैं, हीरो क्या करता है, केवल करता रहता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में पहली बोलती फिल्म आपके किसके रूप में, आलम आरा के रूप में आती है, और पहली फिल्म आपके राजा हरिश्चंद्र के रूप में आती है। बहरहाल हमारे यहां पर ध्रुव तारा जोशी की जब बात की जाए तो यह किस एक नृत्य से संबंधित माने जाते हैं। नाम की जब बात की जाए तो इसका संबंध होता है कुचिपुड़ी, कथक, उड़िया या फिर आपके भरतनाट्यम। बेसिक ध्रुव तारा जोशी, इनकी जब बात की जाए तो इनका नाम संबंधित होता है किस परिप्रेक्ष्य में, हमारे यूपी से। और हमारे यूपी में आपने सुना होगा संगीत के अलग अलग घराने थे। घरानों की जब बात की जाए तो घरानों के परिप्रेक्ष्य में इनका नाम ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारे यूपी में आपने ध्रुव तारा जोशी का नाम सुना, तो ध्रुव तारा जोशी का संबंध कहां से था, आप भी जानते हैं लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ के परिप्रेक्ष्य इनका नाम होता है। क्योंकि लखनऊ का संबंध किससे था, यह कथक के लिए जाना जाता है। और कथक की जब बात की जाए तो हमारी यूपी का यह जो शास्त्रीय नृत्य है यह कथक के रूप में जाना जाता है। आज शास्त्रीय नृत्य कथक की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, यह यूपी का क्या है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। हालांकि पूरे भारत की जब बात की जाए तो पूरे भारत में आप भी जानते हैं 8 अलग अलग क्या है, शास्त्रीय नृत्य जाने जाते हैं। इसके माध्यम से होता क्या था, तो पुराने समय में कथाओं का मंचन किया जाता था। मतलब लोगों के बीच में जो पौराणिक कथाएं होती थी, अगर उन सब की बात की जाए तो उन सब के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, कथाओं को लोगों तक प्रसारित किया जाता था इसके माध्यम से। अब इसी परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो हमारे यहां पर कथक के लिए खासा ध्यान रखिएगा, 3 लोकेशन काफी चर्चा में रहते हैं जब कथक के आध्यात्म की बात आती है। तो आध्यात्मिक पहलू के लिए कौन सा लोकेशन फेमस है, आपका बनारस फेमस है। हमारे यहां पर कथक की जब बात की जाए तो कला और संस्कृति की बात आती है, तो कला और संस्कृति के लिए कौन जाना जाता है, तो यह आपका राजधानी लखनऊ नाम लिया जाता है। और जब बात आती है कला के अलावा संगीत को लेकर के, तो संगीत पहलू के लिए कौन जाना जाता है, तो आपका जयपुर जाना जाता है। वैसे कथक की जब बात की जाए तो कथक के लिए काफी महत्वपूर्ण कौन होता है, कथक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो हमारा लखनऊ घराना जाना जाता है। और लखनऊ घराने की जब बात की जाए तो यहां पे तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनका नाम है नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया था, इसको काफी प्रमोट किया था, बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। शुरुआती दिनों में कथाओं का जो मंचन होता था वो कहां पे होता था, वो मंदिरों में होता था। लेकिन जब मंदिर परंपरा में पुनर्जागरण काल आता है और उसके बाद हमारे यहां पर राजा महाराजाओं का शासन होता है तो इनकी जीविका का प्रश्न उठता है। तो इन लोगों ने कहा कि हमारे दरबार में आ जाइए, और यहां से हम देखते हैं कि दरबार की प्रथा में क्या हो जाता है, कथक विधा का प्रचलन चालू हो जाता है। और यहां पर भी एक्सप्रेशन के माध्यम से क्या होता है, पूरी पूरी बातों को बताया जाता था। बहरहाल कहा जा रहा है कौन सा विश्व धरोहर स्थल आपके शामिल नहीं है। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी के अंतर्गत कौन सा एक ऐसा स्थल है जो विश्व धरोहर सूची में आपका शामिल नहीं है। आगरा का किला शामिल है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, या फिर आपके अकबर का मकबरा है। बेसिक अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक करते हुए अपने उन दोस्तों मित्रों के पास साझा करिएगा जो अभी भी किसी कारण से इस सेशन में नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आपकी संकल्पनाओं के लिए विश्व धरोहर स्थल खासा आप भी जानते हैं इसका संबंध क्या होता है। तो आप भी जानते हैं जब हम यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को ने क्या किया है, अलग अलग लोकेशन में अलग अलग स्थलों को चुनाव में रखा है। लेकिन यहां पर अकबर की जब बात की जाए तो अकबर का मकबरा इसमें शामिल नहीं है। वर्तमान यूपी की जब बात की जाए तो यूपी से ऐसे 3 स्थल शामिल हैं खासा, जिसमें आगरा का किला और ताजमहल कब शामिल किया गया, 1983 में। फतेहपुर सीकरी की जब बात की जाए तो 1986 में इसको शामिल किया गया। ये 3 स्थल खासा ध्यान रखिएगा स्थापत्य कला के रूप में। हालांकि स्थलों की सूची आप भी जानते अब तो 42 हो गई है आपके यूनेस्को धरोहर के अंतर्गत, जहां पे आप भी जानते 40वां कौन सा था, तो 40वां था धौलावीरा। लेकिन अभी आपका 41वां जो घोषित किया गया है वो किस नंबर का है, तो वो है शांति निकेतन। शांति निकेतन की जब बात की जाए जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये 41वें स्थल के रूप में चूज किया गया। और 42वें की जब बात की जाए तो 42वां कौन सा होता है, होयसेल मंदिर समूह की जब बात की जाए तो होयसेल मंदिर समूह का नाम ध्यान रखिएगा, जो 42वें स्थल के रूप में इसमें चूज किया गया था। इवन आप कह सकते हो यूनेस्को की जब बात की जाए तो यूनेस्को ने तो और भी काम किया है। हमारे यहां पर जब मानवता की अमूर्त विरासत की बात करते हैं
तो मानवता की अमूर्त विरासत में किसे शामिल किया है? हमारे पूरे देश से 15 ऐसे स्थल आपके क्या हुए हैं, चूज किए गए हैं, जिनमें आपके 15वां कौन सा शामिल किया गया है? तो अभी आपका गुजरात का जो गरबा है उसको क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। जबकि हमारे यूपी से कौन सा शामिल है? हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, आपने कुंभ मेला का नाम सुना होगा। कुंभ मेला क्या है? मानवता की अमूर्त विरासत में शामिल है। कब शामिल किया गया था? तो ये आपके 2017 में शामिल किया गया। 2017 के अंदर कुंभ मेला को शामिल किया गया। वैसे हमारी यूपी की जब बात की जाए तो कुछ सूची आपकी प्रतीक्षा में आती है, और प्रतीक्षा की जब बात की जाए तो प्रतीक्षा में कौन है? तो खासा ध्यान रखिएगा, 80 घाट। 80 घाट की जब बात की जाए तो बनारस का 80 घाट प्रतीक्षा सूची में है। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि बनारस को हमने क्या किया है, संगीत शहर, आध्यात्मिक शहर के रूप में इसको क्या किया है, खास करके प्रतीक्षा सूची में शामिल किया है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, बनारस के ही परिप्रेक्ष्य में सारनाथ खंडहर। सारनाथ खंडहर की जब बात की जाए तो सारनाथ खंडहर का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह भी क्या है, इसके अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में शामिल है। यूनेस्को के बारे में आपने सुना होगा, खास करके जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो रोम फ्रांस के अंतर्गत क्या है, फ्रांस की जब बात की जाए तो फ्रांस में इसका मुख्यालय होता है। और आपने सुना होगा एंजुला एजली के रूप में, एंजुले एजली के इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाती हैं, ये वर्तमान में इसके मुख्यालय हो जा मतलब प्रमुख हो जाती हैं। और इसकी स्थापना की जब बात की जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा 1945 में। कब? 1945 की जब बात की जाए तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना भी की गई थी। और जिसका जो संदर्भ था वो किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था हमारे यहां पर यूनेस्को के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग लोकेशन की अलग अलग विशेषताओं को शामिल करना। क्लियर? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री। ये कहां पर स्थापित करी गई? देश की तीसरी आपकी रेल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया गया? और इसकी जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से मिलता है, यह नाम होता है लाल बरेली में, अमेठी में, सुल्तानपुर में, या फिर आपके प्रतापगढ़ में। बेसिक अगर देखा जाए तो यह खासा ध्यान रखिएगा, तीसरी लोल फैक्ट्री। खासा अगर देखा जाए तो इसका संबंध कहां से है? तो हमारे यहां पर रेल की जब बात की जाए तो रेल के डब्बे बनाए जाते हैं, और रेल के डब्बों की जब बात की जाए तो ये कहां से संबंधित है? आपके लाल बरेली की जब बात की जाए तो लाल बरेली का नाम ध्यान रखिएगा। वैसे हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में आपने सुना भी होगा खास करके गोरखपुर का नाम, क्योंकि गोरखपुर की जब बात की जाए तो यहां पर क्या होता है, रेल के डब्बों की जब बात की जाए तो रेल के जो डब्बे होते हैं उनका मरम्मत किया जाता है। तो मरम्मत का जो कारखाना होता है, मरम्मत की जब बात की जाए तो मरम्मत का कारखाना आपके गोरखपुर में स्थापित है। जबकि हमारे यहां पर अगर देखा जाए तो रेल इंजन बनाया जाता है, और रेल इंजन कहां पे बनाया जाता है? तो रेल इंजन की जब बात की जाए तो यह बनाया जाता है आपके मड़ुआडीह में। मड़ुआडीह की जब बात की जाए तो मड़ुआडीह का नाम ध्यान रखिएगा, मड़ुआडीह नहीं, मुगलसराय है, मुगलसराय है, मड़ुआडीह है। मड़ुआडीह बनारस की जब बात की जाए तो मड़ुआडीह में क्या हो जाता है, आके रेल के इंजन बनते हैं। अच्छा, जब यहां पे रेल के इंजन बनते हैं और रायबरेली की बात की जाए तो यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पर रेल पहिया बनता है। क्या? रेल के पहिए की जब बात की जाए तो ये बनाया जाता है। हमारी यूपी के अंदर खासा ध्यान रखिएगा, अब रेल के मेट्रो के जो डब्बे हैं, मेट्रो के डब्बे भी बनाए जाएंगे। मेट्रो के डब्बे कहां पर बनाए जाएंगे? तो इनकी जब बात की जाए तो ये बनाए जाएंगे आपके ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा की जब बात की जाए तो मेट्रो के डब्बे बनाए जाएंगे। वैसे रेलवे के परिप्रेक्ष्य दो नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर खास करके रेलवे के दो जोन आपको दिख मिलते हैं। कौन कौन से? उ मा रे कहां से संबंधित है? उत्तर मध्य रेलवे आपके प्रयागराज से संबंधित है। और यहीं पर देखा जाए तो उ पू रे आपने सुना होगा, कहां से संबंधित है? आपके गोरखपुर में देखने को मिल जाता है। और अभी तो कई नई प्रकार के आपके रेलवे के क्या किए जा रहे हैं, भोजनालय खोले जा रहे हैं। भोजनालय का मतलब आप कह सकते हो कि जो रेल रेस्टोरेंट है, रेल रेस्टोरेंट की जब बात की जाए तो रेल रेस्टोरेंट कहां खोला जा रहा है? तो अभी लास्ट टाइम आपने सुना था गोरखपुर में इसकी स्थापना कर दी गई है, और आने वाले समय में आपके आगरा की जब बात की जाए तो आगरा में इसकी स्थापना क्या होगी, हो जाएगी। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आगे की बात, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूपी का कौन सा जिला ऐसा है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वनावरण रखता है? आज वनावरण की जब बात की जाए तो वनावरण का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो, अपेक्षा तो नहीं करेंगे लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास सब्सक्राइब करते हुए बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं 475 लोग जुड़ गए हैं। तो क्या आज हम इस आंकड़े को 500 में कन्वर्ट कर सकते हैं? हालांकि हम कोई जिम्मेदारी ना दे रहे हैं, लेकिन इतना एक लालच हमारे अंदर भी आ गया है कि क्या इसको हम 500 कर सकते हैं। 500 करिए, उसके बाद क्लास सबमिट कर देते हैं। ठीक है, यहां पर हम किसकी बात करें? आपके जिले के अनुसार और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वनावरण। बेसिक अगर देखा जाए तो कहां से समित होगा? तो वनावरण के रूप में ध्यान रखिएगा, आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में अभी हमने बताया सोनभद्र का नाम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे अधिक की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला होगा? तो यह ध्यान रखिएगा, वनावरण के मामले में जो एक नाम होता है वो सोनभद्र के रूप में जाना जाता है। वैसे इसी कारण से सोनभद्र को आप भी जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य में यूपी का क्या बोला जाता है? यूपी का इसको स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और यूपी की जब बात की जाए तो इसको हम किस रूप में जानते हैं? तो इसको हम खास करके पावर कैपिटल कहते हैं।
इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इसे पावर कैपिटल भी कहा जाता है। आज वनों की जब बात की जाए तो वनों की कितनी मात्रा यहां पाई जाती है, तो करीब करीब ध्यान रखिएगा 46%, मतलब आप कह सकते हो 100% पूरा क्षेत्रफल होता है। खासा ध्यान रखिएगा 46% क्या होता है, यहां पे वनों की मात्रा पाई जाती है। अच्छा, भदोही की जब बात की जाए तो भदोही में क्या होता है, भदोही में आपके सबसे कम मात्रा में वन पाया जाता है। और अभी हमने बताया वृद्धि की जब बात की जाए तो वृद्धि का संदर्भ कहां से होता है, सहारनपुर के रूप में दिखता है। और सहारनपुर की धरती में कितने किलोमीटर की वृद्धि है, वैसे वन रिपोर्ट की जब बात की जाए तो वन रिपोर्ट बताती है कि हमारे यहां पर कुल वृद्धि जो है वो कितने किलोमीटर की है, करीब करीब 52 किलोमीटर की वृद्धि आपको दिख मिलती है। वैसे हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में एक नाम ध्यान रखिएगा, खास करके इसी वन रिपोर्ट के माध्यम से एक बात बताई गई है कि हमारे यहां पर 35 करोड़ पौधे भी लगाए गए थे। अभी जब हमारे यहां पर वन सप्ताह चल रहा था तो इस वन सप्ताह के अंतर्गत सरकार के सहयोग से क्या हुए थे, आपके 35 करोड़ पौधे लगाए गए थे। और 35 करोड़ पौधों के अलावा खासा ध्यान रखिएगा 5 करोड़ पौधे जो आपके लगाए गए थे वह किसमें लगाए गए थे, तो वह आपके अमृत वन में लगाए गए थे। अमृत उद्यान की जब बात की जाए तो अभी राज्य सरकार ने बोला था कि हमारे लोकेशन में, अलग अलग लोकेशन में क्या होगा, अमृत उद्यान की स्थापना की जाएगी और उसके अंदर 5 करोड़ पौधे लगाए गए थे। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य 2022 के आंकड़ों के अनुसार नगर पंचायत की संख्या कितनी है, हमारी यूपी के अंतर्गत नगर पंचायत की संख्या कितनी होती है। इस नाम की जब बात की जाए तो यह नाम संबंधित होता है 546, 547, 548, 550 नगर पंचायत। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होता है, ये आंकड़े 2022 के अनुसार। बेसिक हम कहते हैं कि इसके आंकड़े परिवर्तित होते रहते हैं, तो इस चीज को उतना लाइटली देख करके चलिएगा, लेकिन हाँ जरूर इनको थोड़ा सा एक माइंड मेकअप में रखिएगा। खास करके अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, बिल्कुल एक नल एक जल नाम की संकल्पना जो है वो भी हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। खासा अगर देखा जाए तो इसका संबंध कितना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ तो 546 है। हालांकि जो हम रिपोर्ट के अनुसार आपको बार बार बताते हैं, हमारे यहाँ पर नगर निगम कितने हैं, तो नगर निगम की जो संख्या है वो खास करके 17 आपको मिलती है। नगर निगम के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा किसके रूप में, नगर पंचायत, नगर पालिका के रूप में। तो नगर पालिका की संख्या कितनी है, ये आपको 198 मिलती है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो नगर पंचायत का नाम ध्यान रखिएगा, नगर पंचायत की जब बात की जाए तो ये कितनी है, तो ये वर्तमान में आपको 438 देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमने जो आंकड़े रखे हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इनका संदर्भ क्या होगा, तो इनका जो संदर्भ है ये चुनाव आयोग जो हमारे यहाँ पर चुनाव कराता है, उस आयोग की जब बात की जाए तो उसके आंकड़े हैं। ठीक है, हालांकि अलग अलग लोकेशन में आप अलग अलग तरीके से पहुंचेंगे ना, तो वहां पर अलग अलग आपकी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन ये चुनाव आयोग के आपके आंकड़े देखे मिलते हैं। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। आज विधानसभा की जब बात की जाए तो सबसे कम विधानसभा सीटें कहां से आपको मिलती है, ये नाम समझिए तो आप प्रयागराज, महोबा, बाराबंकी या फिर आपके बदायूं के रूप में। आज नाम की जब बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा, आज की जो आपका महोबा का सीट है वहां पे असेंबली की सीटें सबसे कम है, 403 सीटें होती हैं, जिसमें आप भी जानते हैं 84 सीटें क्या है, ये एससी के लिए है, 2 सीटें क्या है, ये आपके एसटी के लिए है। इन सीटों के परिप्रेक्ष्य एक नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर आपने प्रयागराज का नाम सुना होगा, क्योंकि प्रयागराज में क्या है, सर्वाधिक आपके 12 चुनावी सीट आपको मिलती है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, साहिबाबाद, कल हमने बताया भी था, साहिबाबाद की जब बात की जाए तो यहां पर क्या है, जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या की जब बात की जाए तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्या है, ये सबसे बड़ा विधानसभा का क्षेत्र है। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो क्षेत्र है जहां पे 2 आपके विधानसभा के सीटें आपको मिलती हैं। और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इसका नाम है चित्रकूट। चित्रकूट के अलावा अगर देखा जाए तो महोबा, महोबा के अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती। तो चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती जो है यहां पर केवल 2 सीटें हैं। जबकि प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में कितनी सीटें हैं, 12 सीटें आपको वर्तमान में देख मिल जाती हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम लिंक क्या है भाई, यहां बार बार करें, ऊपर ही आपकी इसी कारण से लिख दिया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। टेलीग्राम का लिंक ये जरूर ध्यान रखिएगा, जीके जीएस बाय अमित पांडे या यूपी जीके बाय अमित पांडे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी जितनी भी आपकी क्लासेज हैं वो पूरी तरीके से यहीं पे होंगी।